इसलिए हम सीसेट को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में आपने देखा होगा कि रिजल्ट हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमारे साथियों ने दिया भी था, और सीसेट की वजह से बहुत सारे लोग हैं उनको, मतलब सीसेट की वजह से ही उनका प्री नहीं हो पाया। तो बेसिकली हमारा ये टारगेट है कि सीसेट को आप एक सिलेबस के पार्ट के रूप में यूज करें, ताकि सीसेट आपकी कोई समस्या ना बने। सिलेबस का पार्ट इन द सेंस कि आप सीसेट को ठीक उसी प्रकार से पढ़ें जिस प्रकार से हम अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम जीएस पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम सीसेट को पढ़ें, ताकि सीसेट हमें किसी प्रकार से। यस, दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? हेलो? यस सर, दिख यस। रहा है जी सर। हाँ, तो आज हम बेसिकली कुछ टॉपिक, कुछ चीजें हैं उनको डिस्कशन करेंगे कि आगे का सीसेट का मामला क्या है। पहले तो हमारे बेसिक सी चीजें रहेंगी कि जैसे इसमें आपने देखा होगा कि हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें सीसेट में क्या क्या आता है। ठीक है ना? सिलेबस का क्या क्या पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए। स्पेशली 2023 के क्वेश्चन पेपर को यदि हम देखें, तो उसके आधार पर यदि हमें देखें कि कौन सा सिलेबस का कौन सा पार्ट है, तो इसके लिए हमें सीसेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा जरूर पता होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसको कवर कर सकें। ठीक है? तो हम उसी पे इसमें फोकस करेंगे, ताकि हम अच्छे से इसको देख सकें कि सीसेट में कौन कौन सा पार्ट है जो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, आपके सामने बहुत सिंपल सा सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। यस, जैसे सिलेबस अगर देखें अकॉर्डिंग टू 2023 जो पेपर है, उसके आधार पर यदि हम सिलेबस को देखें कि 2023 में, तो क्वेश्चन ये है कि सिलेबस का ही काफी हद तक कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं की गई थी, और उनको भी यूपीएससी ने इस बार आपसे पूछा था। तो इसी वजह से हमें कुछ चीजें वहाँ अचानक से बहुत अनएक्सपेक्टेड लगी। तो वो सारी चीजें हम इस बार लेके चलेंगे कि आपको वही वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर सिलेबस आपने देखा होगा यूपीएससी के पैटर्न के अंतर्गत, सबसे पहले पैटर्न की बात करें, आप सभी जानते हैं इसको कि पैटर्न में बेसिकली हमें अगर देखें यूपीएससी के पैटर्न के अंतर्गत, तो तीन चीजें होती है पैटर्न के अंतर्गत। पहली चीज ये होती है कि आपको इसमें एक तो होती है आपकी मैथ। ठीक है ना? एक तो आपको पैटर्न देखे तो एक मैथ होती है आपके दोस्तों, जिसे जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, मैथ्स जनरल भाषा में। सेकंड अगर देखें तो इसमें होती है रीजनिंग। बिल्कुल सिंपल, एक ध्यान रखना। देखो, एक चीज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग जिनकी मैथ अच्छी है उनको हो सकता है वो चीजें लगेगा यार बहुत सिंपल चीजें डिस्कशन की जा रही है, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट उन कैंडिडेटों के लिए भी है जो बिल्कुल नॉन मैथ वाले कैंडिडेट हैं, जिनके मैथ 10वीं के बाद दोबारा कभी पढ़ी नहीं, या 10वीं में मैथ पढ़ी थी तो बिल्कुल जीरो से, मतलब बड़ी घिस घिस के पास में। हो सकता है कई बार क्या मैथ को लेकर के बहुत सारे लोगों की चीजें कमजोर हो सकती है, मैथ एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लॉजिकल सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए तो मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम टू जीरो, और उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस के हिसाब से। ये हमारी इसमें रणनीति रहेगी, फ्रॉम टू जीरो से लेकर के यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर, ताकि आपको बिल्कुल जीरो से, जिनका कैंडिडेट जिनका बिल्कुल जीरो है, उनको भी इसमें एकदम समझने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि मैथ को अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता तो उसको जीरो से समझना ही पड़ेगा। ये चीज तो आप जानती हैं, मैथ को अगर कोई नहीं जानता तो उसको जीरो से समझना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि एक तो आपके इसके अंतर्गत एक पार्ट रहता है, वो होता है मैथ, और एक और पार्ट रहते हैं बाकी, यदि हम उनकी बात करें। एक मिनट, बाकी पार्ट की बात करें, एक तो मैथ है इसमें, एक रीजनिंग हो गई, दूसरा एक तीसरा पार्ट है वो जानते हैं आप, कंप्रीहेंशन। तीसरा पार्ट है आपका कंप्रीहेंशन। और जैसा कि आप सिलेबस के पैटर्न को देखते हो, पीवाईक्यू को यदि हम देखें, तो नॉर्मली ऑन एवरेज अगर 2023 के पेपर की मैं बात कर, 2023 के पेपर के आधार पर देखें, तो क्वेश्चनों का मामला इसमें रहा है वो लगभग 40+ आपके क्वेश्चन इससे रहे। 40+ क्वेश्चन मैथ पार्ट से रहे। रीजनिंग पार्ट से अगर मैं बोलूं इनडायरेक्ट रूप से ही सही 10+ रहे। और इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें लगभग और लगभग जो कंप्रीहेंशन पार्ट है, इससे आपके लगभग 30 के राउंड फिगर में, हो सकता है तो एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन 30 के राउंड फिगर में क्वेश्चन है वो यहां से रहे। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि हमें इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जीरो से बिल्कुल इसकी तैयारी करनी है। तो आपको तीनों चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि तीनों चीजों का बेस है वो क्या है। तो 30+ क्वेश्चन है वो आपके किस में रहे, कंप्रीहेंशन पार्ट के अंतर। इसलिए
हमें कंप्रीहेंशन पार्ट भी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, किसी को वॉइस नहीं आ रही? सर आ रही है वॉइस। यस यस, आपको आ रही है, ओके थैंक यू। और भी बताइए एक बार, वॉइस आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? क्योंकि ये लाइव रखने का, इसको मैं रिकॉर्ड करके भी भेजने वाला था, बाकी लाइव इसलिए रखा ताकि आपको इस पर ध्यान दें। और सी सेट को ध्यान में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसको लोग जनरली, आज तक हम इसको हमारी पढ़ाई का हिस्सा नहीं बना पाते जनरली। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सी सेट को हम स्टार्टिंग से तैयार करेंगे, अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि सी सेट को हम नॉर्मली कब लेते हैं, सी सेट को नॉर्मली एग्जाम के टाइम पे लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हम बिल्कुल जीरो से लेंगे। तो ये सी सेट के अंतर्गत 3 पार्ट है जो हमने देखे। एक पार्ट हमने देख लिया कि मतलब मैथ हो गया, दूसरा रीजनिंग हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसकी वजह से अब देखो 2023 का यदि पेपर की बात करें, मैथ का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, मैथ ही रही थी इसमें सबसे ज्यादा। और क्वेश्चन है वो मैथ के बहुत ही ज्यादा अलग टाइप के थे। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके के टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, वो भी हम अभी आपके साथ डिस्कशन करेंगे इसमें। मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ पैटर्न। पैटर्न आप समझते हो, देखो अभी भी आप सभी जानते हो कि यदि आपके 27 क्वेश्चन सही है तो आपको सी सेट में पास हो जाएंगे, लगभग लगभग 26.66 का मार्किंग होती है। लेकिन अब 27 लेके चलते हैं, यदि आपके 27 क्वेश्चन सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 27 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें अगर पास होने की हम बात करें, पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, तो 27 क्वेश्चन ऑन एवरेज चाहिए हम। हालांकि ये 26 पॉइंट कुछ चाहिए, लेकिन हम 27 ही मान के चलते हैं। ये छोटे से आउट ऑफ 80 में से, आउट ऑफ 80 में से इतना क्वेश्चन निकाल पाना इस बार के पेपर के हिसाब से बिल्कुल 90% स्टूडेंट के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट था। 80 में से 27 क्वेश्चन निकाल पाना लगता तो देखने में ऐसा ही बड़ा इजी चीज है, लेकिन इस बार आपने देखा ही है, जिन्होंने एग्जाम दिए उनको पता ही है सब चीजें कि कितना इजी था इस बार। इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज इसके सिलेबस को तो आप जानते हैं, सिलेबस को मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पैटर्न आप सभी जानते हैं कि 80 है। और इन 80 क्वेश्चनों में से आपको 80 क्वेश्चनों से आप में से कौन से 27 क्वेश्चन आपके कट पिट के सही होने चाहिए, नेगेटिव आप सभी जानते हैं, 1/3 आपका नेगेटिव। यहाँ हम जो आपको मैथ या रीजनिंग या कंप्रीहेंशन पढ़ाएंगे, ये सारा कंप्रीहेंशन है, ये आपके यूपीएससी की सी सेट को गारंटी निकालेगा, क्योंकि इसको फ्रॉम द जीरो से, इसलिए तो हम इसको 8 महीने की 9 महीने की चीजों में लेके चलेंगे, फ्रॉम द जीरो से लेकर के, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए कई लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए। और विद द ट्रिक्स, ट्रिक्स के साथ बताएंगे ताकि उनको भी दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा, ये आपके पीसीएस में भी आ सकता है, जहां जहां पर सी सेट आती है वहां पर। और इसके अलावा अदर एग्जाम, यूपीएससी की फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ लोग ईपीएफओ की देंगे तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है, क्योंकि उसमें मैथ के सवाल है वो आपके आते हैं। लेकिन बेसिक से मैथ पढ़ेंगे तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए पहला काम तो हमें यही करना है कि इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो सबसे पहला काम, बिल्कुल 3 पैटर्न तो आप सभी जानते हैं, एग्जाम दे रखी है आप सभी लोगों ने, एग्जाम को तो जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है मैथ के पैटर्न की, हम बात करें मैथ की। अगर मैथ के मैं सिलेबस की बात करूं, मैथ के सिलेबस की, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक बोलूंगा, वो टॉपिक आपको ध्यान रखना है। देखो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीरो से आपको सीखना चाहिए, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है वो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से इस बार के सीसीएट के पेपरों की बात करेंगे, 8+ क्वेश्चन, 8+ क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन हर बार 8 क्वेश्चन आते थे। इस बार हर बार 8 क्वेश्चन आते थे, इस बार उसने क्या किया, इस बार यूपीएससी ने इन 8 क्वेश्चनों को टफ फॉर्मेट में दिया। ये बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत, अगर मैं बोलूं इनका लेवल है वो थोड़ा टफ था। इन 8 फॉर्मेटों का लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ था। अदरवाइज हर बार क्वेश्चन तो यहां से आते हैं, लेकिन इस बार लेवल बहुत ज्यादा टफ था। नंबर सिस्टम, ध्यान रखना, नंबर सिस्टम वो है टॉपिक है जो आपको बिल्कुल जीरो से लेके जाएगा। नंबर सिस्टम में आप नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम में आप कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये जानेंगे कि भाई कोई संख्या क्या है, संख्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उस संख्या में किस किस का भाग जा सकता है, शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरी है। नंबर सिस्टम बहुत मेजर टॉपिक होता है, इसके अंतर्गत हम वो सारी चीजें जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नंबर सिस्टम आपका मेन बेस होगा और ये सारे टॉपिकों के साथ जुड़ा रहेगा। सेकंड टॉपिक जो अगर हम इसके साथ देखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम तो सारे टॉपिकों का आधार है। प्लीज ये किसी ने अपना वो कर रखा है, मैं परमिशन। तो नंबर सिस्टम आपके टॉपिक का पूरा एकदम आधार है। अगर मैं नंबर सिस्टम के सब टॉपिकों की बात करें, तो जैसे हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक
उसमें आपको डिटेल से सब टॉपिक है वो डिस्कशन किए जाएंगे। एक टॉपिक मैथ का यह है आपका नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति हिंदी में अगर देखेंगे तो। और इससे हर बार आपका 8 के रेंज में क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार आपसे पूछा गया था कि बहुत सारे क्वेश्चन, मैं स्क्रीन शॉट शेयर कर सकता हूँ उनके, बहुत सारे क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे इनसे पूछे गए थे। एक दूसरा टॉपिक जो आपको इसके बाद, क्योंकि हम टॉपिकों को एक के बाद दूसरा कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, पहले सीखेंगे संख्याओं के बारे में, पहले सीखेंगे गुणा बारे। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना, कई बार कैलकुलेशन बहुत बड़ी करनी है, इसलिए आपको बहुत तेजी से गुणा करने की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी में क्वेश्चन कर पाए। वो चीजें आपको एकदम बिल्कुल जीरो से सीखनी है। नंबर सिस्टम के बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप सभी जानते हैं एलसीएम और एचसीएम। ध्यान रखना, कई लोग जिनकी मैथ अच्छी हो सकता है उनको लगे बहुत सीधे टॉपिक है, लेकिन इस बार की एग्जाम में आपने देखा ही है कि कितने सीधे टॉपिकों को यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन के रूप में लिया है, तो इसलिए इसको इतना भी हल्के में नहीं लेना है इस बार। तो एलसीएम और एचसीएम ये टॉपिक आपका दूसरा रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करेगा। तीसरा टॉपिक आपके अंतर्गत, मैथ के अंतर्गत तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक मैं बता रहा हूं बिल्कुल एवरेज, इसे बोलते हैं औसत। यूपीएससी ने इससे डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन इस बार 2023 में पूछे। पहले के पेपरों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन एवरेज से आपसे पूछे जाते थे। एवरेज के क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि एवरेज एक ऐसा पार्ट है जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व, अदर पार्टों के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए एवरेज को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है परसेंटेज। परसेंटेज को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी इसको बोलते हैं प्रतिशत, क्योंकि परसेंटेज सारी कैलकुलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। पहले यूपीएससी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डायग्राम के पूछती थी, उसमें परसेंटेज निकलवा रही थी, तो वो क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले या किसी भी प्रकार से। परसेंटेज आपके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इस बार। इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 10-12 टॉपिक है जिनको हम अच्छे से इसमें कवर करके चलेंगे। और एक टॉपिक जो यूपीएससी के सबसे ज्यादा आधार रहा इस बार, उस टॉपिक का नाम मैं सबसे लेट में लूंगा, क्योंकि उसी टॉपिक की वजह से क्वेश्चन टफ रहे। दो टॉपिक थे उनकी वजह से हमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ पड़े इसमें, उनका नाम थोड़ा बाद में लूंगा। इससे पहले हम और देख लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। इस बार इसका क्वेश्चन था ये अनुपात एवं समानुपात। आप जो सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी उसको 5,000 रुपये पूरा करने में, एक उसके 100 का सिक्का, एक उसके पास 50 का सिक्का, एक उसके पास 10 का सिक्का है, कितनी बार वो सिक्कों को चेंज करके कर सकता है, इस बार एक क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया था। तो अनुपात समानुपात उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो अनुपात, रेशियो और आपके प्रोपोर्शन से ही आया था, वो आपके क्वेश्चन का मेन आधार था। छठा टॉपिक यदि मैं बात करूं इसमें, आपका छठा टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट, जो आप सभी जानते होंगे। लॉस एंड प्रॉफिट आपका टॉपिक रहेगा, लेकिन लॉस एंड प्रॉफिट को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चनों की रेंज अलग तरीके हो चुकी है। एक होगा आपका लॉस एंड प्रॉफिट, इसे बोलते हैं हिंदी में लाभ एवं हानि, ठीक है ना। अभी टॉपिक ये माइंड में बैठा लो, मुझे टॉपिक तो सीखनी ही है, इनकी कैलकुलेशन सीखनी है, आपको इनके तरीके सीखने हैं। आज की क्लास का मेन उद्देश्य रहेगा एक तो रीजनिंग के मैथ के टॉपिक बताना, और साथ ही आपको कुछ कैलकुलेशन के तरीके, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके आप अपने आप बहुत सारे गुना भाग अच्छे से कर सकें, और आपको एग्जाम में टाइम ना लगे उनकी कैलकुलेशन करने के लिए, वो भी आपको बताए जाएंगे। और उन तरीकों को बता करके आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही उनको सीख पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, मैथ में सबसे पावरफुल हथियार होता है प्रैक्टिस। अगर आप चाहे किसी भी चीज को कितना ही महत्वपूर्ण तरीके से जानो, यदि उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की तो मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। मैथ, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पार्ट, इन तीनों के क्वेश्चनों को यदि आपको सॉल्व करना है तो इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, और इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इनकी है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो चीज आपको देखना है एकदम। आवाज आ रही है, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी चीज आपको अगर किसी बीच में कुछ भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। छठा टॉपिक हो गया लॉस प्रॉफिट वाला। इसके बाद परसेंटेज हो गया। एक होता है मिश्रण, मिक्सर बोलते हैं इसको। मिश्रण ऐसा होता है कि एक
दो दो मान लो, दो बर्तन है, एक बर्तन में पानी रखा, एक बर्तन में दूध रखा है, उसमें 20 लीटर पानी है, उसमें 10 लीटर पानी है, इसमें से 10 लीटर इसमें 2 लीटर दूध निकाला और 2 लीटर पानी डाल दिया, अब बताओ इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, उस प्रकार के सवालों को बोलते हैं मिश्रण। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है। इस बार उसका क्वेश्चन शायद एक रखा है, लेकिन नॉर्मली हर बार इसके क्वेश्चन को रखा जाता था। तो मिक्सचर बोलते हैं इसको। तो मिक्सचर, इसके क्वेश्चन आएंगे आपसे, मिक्सचर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मिश्रण के। इसके अलावा आप सभी जानते हैं 7 टॉपिक आपके यहाँ हो गए। ठीक है ना, इसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ। 8वां नंबर का टॉपिक की अगर मैं बात करूं, देखो 14 टॉपिक है जिनको हम इसमें लेके चलेंगे, 14 टॉपिक। और 14 टॉपिकों के इतने क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व करने हैं, कम से कम इतने प्रैक्टिस करनी है कि मैथ इस बार सी सेट में आपको डर नहीं लगना चाहिए। चाहे यूपीएससी किसी भी लेवल तक अपने क्वेश्चन ले जाए, किसी प्रकार की यूपीएससी में, किसी प्रकार के स्टेट पीसीएस में, सी सेट को लेकर के आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। तो एक हो गया 8वां। अगर मैं देखूं तो आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं सीआईएसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रॉम द बेसिक आपको जीरो से करने हैं वो, और उनको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। इस बार उन क्वेश्चनों को नहीं पूछा, ध्यान रखना। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं पूछा उनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने उसको छोड़ दिया जरूर नहीं अगली बार आपसे ना पूछे, ऐसा कोई गारंटी यूपीएससी की नहीं रहेगी। ठीक है, 9वां टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो 9वां टॉपिक होगा आपका, जिसे यूपीएससी बहुत पूछते हैं, साझा, जिसे पार्टनरशिप बोलते हैं हम, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो आप क्लास 10 में बहुत पढ़ते होंगे, मतलब आपकी 10th स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा टॉपिक था कि 4 आदमी आए, 4 आदमियों ने, मतलब उनका अनुपात यह है तो उनको कितना मिलेगा। ठीक है ना, उनका रोल ये है, उनको कितना मिलेगा। तो वो जो सवाल था आपका पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप के सवाल बहुत ज्यादा यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस से पूछती है, इसलिए इसको बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ेंगे। अगला एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इस बार ही पूछा था, हर बार पूछती है, उससे 2-4 क्वेश्चन हमेशा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जानते होंगे आप, टाइम यानी तो समय एंड कार्य। इस बार पूछा था एक सवाल, आपको पता है कि वो सोमवार को करता है, दूसरा मंगलवार को करता है, तीसरा बुधवार करता है, बृहस्पतिवार को कोई व्यक्ति काम नहीं करता, और उसके बाद उनका फिर सर्कुलर आता है। इस बार का पेपर में क्वेश्चन था, आपको यदि याद हो तो, समय एवं कार्य से, समय एवं कार्य से आपके सवाल आते हैं। इस बार भी आपसे वो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को भी हम आपके यहाँ लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो से, ताकि इस बार ध्यान रखना, इस बार जो क्वेश्चन दिया गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन इस बार जो दिया गया था समय कार्य का, काफी, मतलब उसको करने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए थी। बिना प्रैक्टिस से इस बार उस क्वेश्चन को करना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि और बार तक टफ नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार उसको थोड़ा ज्यादा टफ बना दिया था। इसके अलावा ट्रेन के सवाल आते हैं, इस बार उनसे नहीं पूछे। ट्रेन के सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल है, वो पूछे जाते हैं कि आप, ये 2 रेलगाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है तो कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक टाइम एंड वर्क के साथ एक हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। हालांकि टाइम और डिस्टेंस रेलगाड़ी वाले सवालों में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं सवाल। तो एक टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है ना, समय और दूरी के सवाल। 13वां टॉपिक है वो, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक होता है, पाइप एंड टंकी के सवाल। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सवाल आपको पता लग जाएंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये एक दो क्वेश्चन पूछी थी कि भाई एक टंकी है, उसमें इस गति से पानी जा रहा है, वो टंकी की रेंज इतनी है, वो कितने देर में भर जाएगी। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। पाइप एंड टंकी के सवाल हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो, जो आपको याद रहना चाहिए। यहीं से यूपीएससी के इस बार 10 से 15 सवाल थे डायरेक्टली, जिसमें एक इनको बोलते हैं इंग्लिश में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो आपसे पूछे थे जितने भी सवाल थे कि उसके पास 3 कलर है, 3 कलर के शूज पहनता है, कौन से कलर के शूज ज्यादा पहनेगा, रेड कलर के शूज कैसे पहनेगा, वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल थे। जितने भी मैथ के सवाल इस बार आपको टफ लगे थे, कम से कम 10 से 12 सवाल आपके यहां से थे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से। इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। यही वो टॉपिक था जिसकी वजह से हमें, क्योंकि इसको हम तैयार करके नहीं जाते थे बेसिकली, ये क्वेश्चन कैट वाले या जी एडवांस में क्वेश्चन इसके पूछे जाते थे। इस बार उन्होंने इसमें से भी क्वेश्चन पूछे, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे, बहुत हाई लेवल से क्वेश्चन पूछे थे। वो एक क्वेश्चन थे। एक और टॉपिक था जो इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो था प्रोबेबिलिटी, जिसे बोलते हैं संभावना।
प्रोबेबिलिटी, ये संभावना, इसके भी सवाल थे। आपको पता है ना कि वो 6 रन लेता है, 4 रन लेता है, 1 रन लेता है, तो कितने रन, कितनी स्थितियों के आधार पर 25 रन या जो भी 50 रन जो भी बनाना चाहता है वो बनाएगा, कितनी संभावनाएं हैं। तो वो संभावना वाले जो सवाल थे आपके 10 से 5, वो सारे सवाल आपके यहीं से पूछे गए थे। मैं अब आपके 2023 को ही एक एग्जांपल लेते हुए उसी के साथ मैं आपके सिलेबस को बताऊंगा कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे उस क्वेश्चन को, पेपर को लेकर के। संभावना वाले सवाल, और संभावना वाले सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। संभावना, ये 15 वो टॉपिक है जो आपके यूपीएससी में इस बार आपके कुछ आपसे पूछे गए थे, और इनके लिए हमें हमेशा आपको तैयार रखना होगा। ये 15 टॉपिक है वो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी तैयारी दमदार होगी। मैथ के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट ये होता है कि पहले आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है। शुरू में हम ये टॉपिक नहीं कराएंगे कि आपको पहले दिन ही आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करवा दें, क्योंकि जो टॉपिक हम करा रहे हैं, नंबर सिस्टम आपका बेस है। फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, क्या करना है, और नंबर सिस्टम की कुछ चीजें आज की ही क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, यहाँ तक मतलब थोड़ा बहुत तो समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी इस बार पूछने की संभावना बना रही है आपसे, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे सवाल इस बार के पेपर में आए थे, तो संभाव जितने भी आपको टफ सवाल मैथ में लगे थे वो लास्ट के 2 टॉपिकों से आए थे, एक तो परमुटेशन और एक कॉम्बिनेशन, और यहीं से आपसे सवाल है वो हर बार पूछे जाते हैं। ये तो सिलेबस था आपका मैथ का जो बेसिकली आपसे पूछे जाए। ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने खोला था, ये सिलेबस था आपका मैथ का जो आपसे हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिलेबस में से ये है, इसको थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं एक बार इसको आपके क्वेश्चन के साथ जोड़ के बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सवाल किस तरीके से आपसे पूछे गए थे। तो मैं 2023 का पेपर खोल रहा हूँ। 2023 का पेपर देख के ज्यादा मन को बुरा मत करना, जो हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। 2023 का पेपर है वो आपके सामने खुल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी तो, शायद आपको दिखाई दे रहा है। मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके साथ। अब दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। ये तो दुश्मन लग रहा होगा इस बार आपको, ठीक है। इस बार देखो, इसमें देखो एक से सवाल जो मैं आपको बता रहा था, ये जो सवाल था ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपको मैंने 14वां टॉपिक बताया था उससे था ये सवाल, ठीक है। ये सवाल उसी से था, बड़ा परेशान करने वाला सवाल था, इसको बाहर आके भी सॉल्व किया, कभी इसका एग्जाम्पल 44 आता था, कभी 45 था। तो है बड़ा टफ ही, मतलब ये आसानी से नहीं होते थे। यदि इनकी आपने बेटर तरीके से प्रैक्टिस नहीं की तो इनको कर पाना आसान नहीं था किसी के लिए। ये सवाल था वो संभावना वाले, पॉसिबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी। हेलो सर। यस सर इसका हिंदी क्या है बता दीजिए। हाँ, हिंदी क्या होगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। जी जी। यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन की होती है क्रम परिवर्तन और संयोजन, मतलब उनका जी सीक्वेंसिंग चेंज हो रही है और फिर उनका संयोजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसका हिंदी में रखा गया क्रम परिवर्तन। लेकिन कॉमन वर्ड इसके लिए ध्यान रखना, बहुत फेमस होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिनकी मैथ होती है, जो जी मेंस की इनकी तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छे जानते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनको इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं क्रम परिवर्तन और संयोजन। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो आपका जो 5वां नंबर है संभावना से क्वेश्चन था, संभावना वाले टॉपिक से, ठीक है ना। ये फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से था। तो ये 3 सवाल नहीं सबको घायल कर दिया शुरू में, ठीक है ना। इसके अलावा मैं और बताऊं, ये आपके नंबर सिस्टम से थे दोस्तों, तीनों सवाल नंबर सिस्टम से। तीनों सवाल है वो आपके नंबर सिस्टम से थे। देखो एक सवाल में आपका 8वां नंबर का आपको देख के बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा टफ है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली आप इनको गुणा कीजिए, 9 × 7 × 5 × 3 × 8, इनको गुणा कर लीजिए बस, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा, इनको गुणा कर लीजिए। अब इनको इतनी इतनी संख्या को तो आप कर ही सकते हैं, 5 या 15, तो ये कितना 9×7 = 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ऊपर वाली संख्या को गुना कर रहे हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं नंबर सिस्टम आपका बेस है, उसके बाद आपको सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आई। हम आपको बताएंगे कि इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। शेषफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है।
और ये पूरी संख्या वाला पार्ट है, इनको जोड़ के कैसे निकालें, ये तीनों आपके नंबर सिस्टम के ही पार्ट है। नंबर सिस्टम से तीनों सवाल आए डायरेक्टली, और ये सवाल बिल्कुल टफ नहीं था, क्योंकि किसी भी नियम ये कि अगर मान लो x की घात y है, ये घात, ये आपको पता है इसको घात ही बोलते हैं हम, करनी बोलते हैं इससे, करनी। तो मान लो x की घात y है, तो इसको हम कितना देखें कि इसका इकाई का अंक निकाल पाए आसानी से। तो हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी घात हो उसमें डायरेक्टली घात में 4 का भाग दे दो। तो ये जो संख्या आएगी इसमें डायरेक्टली 4 का भाग दे दो। तो 15 3 45 का 5, ठीक है, हासिल लगी 4, 15 6 की 90 और 90 4 945। 945। और ध्यान रखना 945 में आप डायरेक्टली 4 का भाग दो और शेषफल निकालो, ठीक है। शेषफल निकालना है, देखो आप जानते 2 बार गया, फिर 14 हो गया, फिर 3 बार गया, फिर 25 हो गया, फिर 1 बचा। इसका मतलब ये कैसे आ रहा है, 5 से, मतलब इसको पूरे को फिर हम 1 मान देंगे। ध्यान रखना, जितना शेषफल बचेगा उसको हम 1 मान देंगे। अगर 1 शेषफल बचा है तो पूरी घात को 1 मान देंगे, 2 बचा है तो पूरी घात को 2 मान लेंगे, 3 बचा है तो पूरी घात को 3 मान लेंगे, और यदि 4 से पूरा पूरा भाग गया है तो पूरी घात को या पूरी करनी को हम 4 मान लेंगे। तो इसको कितना मानेंगे हम, कितना मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 1। इस पूरे में यदि हमने 4 का भाग दिया ना, इस पूरे में इधर वाले इस तरह वाले, तो 1 शेषफल बच रहा है, इसलिए डायरेक्ट 5 7 2 4 2 की घात कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना 2 की घात 1 कितना होता है, अगर 2 की घात 1 यानी कि 2 को 1 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब कितना इकाई का अंक हुआ 2, इसलिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, आपको डायरेक्टली इकाई के अंक से लेना है और इकाई के अंक को ही गुणा करना है। तो यदि मान ले 2 की घात 3 बच जाती तो हम कैसे करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाता 8। अगर 2 की घात 4 बच जाती तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16। तो इकाई का अंक कितना आता 6, या इकाई का अंक कितना है 8, और 1 बची 2 की घात 1 बराबर 2, इकाई का अंक कितना है 2, इसलिए आपका इकाई का अंक कितना होगा। तो कोई टफ सवाल नहीं होते, आपको हम सिस्टमेटिकली इकाई के अंक निकालने के नियम सिखाएंगे कि कैसे निकालते, बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या देख के आपको कुछ नहीं घबराना बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीनों सवाल है नंबर सिस्टम से, मैं सिलेबस बता रहा था, ये तीनों सवाल नंबर सिस्टम के। ये एलसीएम से था सवाल आपका, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएम, लेकिन थोड़ा रेंज बढ़ा दी थी, ये बिल्कुल जीरोस नहीं थे, ठीक है ना। ये जो सवाल आपके दिख रहे हैं ये नंबर सिस्टम के सवाल माने जाएंगे। पूरे नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं के बारे में बताया जाता है, तो ये भी नंबर सिस्टम के सवाल है, बस रेंज इनकी हाई थी। ये देखो ये 6 का नियम हम आपको बता, मतलब ये नियम बताइए कैसे होता है, ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप नियम पढ़ते हैं, जैसे 2 का नियम क्या होता है, सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ने पर यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 4 का नियम कहता है, इसी प्रकार 5 का नियम कहता है, इसी प्रकार 7 का नियम है, इसी प्रकार 11 का नियम है, इसी प्रकार 13 का नियम। ये नंबर सिस्टम ही आपको सिखाएंगे, इसलिए नंबर सिस्टम कम से कम 15 से 20, कुछ 20 क्लास है वो नंबर सिस्टम पे होगी काफी, क्योंकि डेली की क्लास हम ज्यादा बड़ी नहीं, मोस्टली 40 से मिनट की रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपको ना तो आप दे सकते ना हमें, तो इसलिए क्लास बहुत रखेंगे और सिंपल सी आपको रखना है, ठीक है ना। ये एक तरह से अगर मैं बोलूं, ये क्यूब और घन का आता है, रीजनिंग में भी आता है ये पार्ट, और ये मैथ में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा ये संभावना वाले हैं जो मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी, ये 19वें नंबर का प्रोबेबिलिटी का है। ये टाइम एंड वर्क मैंने बताया था आपको, यही था वो टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क से था, लेकिन आसान नहीं था, उसको काफी अंदर तक लेके चले गए इस बार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टाइम एंड वर्क का था तो इसको काफी अंदर लेके चले गए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये एलसीएम का सवाल है, आप जानते हैं एलसीएम। ये भी क्या बात करें, ये सीएसपीएल का सवाल है, किस में आता है, सीएसपीएल आपके नंबर सिस्टम में आता है। मैं सिलेबस को बता रहा हूं, ये संख्याओं का योग ये नंबर सिस्टम से आता है, तो आप देख लो नंबर सिस्टम ने क्या इतना बड़ा रोल निभा रहा था, लेकिन तब दिए, ये भी नंबर सिस्टम से है। क्वेश्चन क्या है कि सवाल तो वो थे तब दिए थे, इतने आसान नहीं दिए थे, ठीक है ना। ये भी आपका एक तरह से नंबर सिस्टम से है, 25 नंबर का भी, ये भी नंबर सिस्टम से है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम आपका आपके पूरे टॉपिक में नंबर सिस्टम ने और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ने, इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया। ये भी नंबर सिस्टम के सवाल है पूरे जो आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए नंबर सिस्टम को, ये आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से था, जिसे बोलते हैं हम क्रम परिवर्तन और संयोजन, उससे था। ये रीजनिंग का बेसिक सवाल था, रीजनिंग का, ये रीजनिंग का था। ये एज वाला सवाल है वो भी रीजनिंग का था। ये सीरीज वाला सवाल है ये भी रीजनिंग का है।
ठीक है, ये रिलेशन वाला सवाल है, ये भी रीजनिंग का है। रिलेशन रक्त संबंध, तो ये भी रीजनिंग का है। तो मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से यूपीएससी ने 2023 के पेपर में पूछे। तो वो चीजें आपको तैयार करनी है, नंबर सिस्टम मतलब अच्छे से पढ़ के। देखो ये ब्याज मैं अभी पढ़ा CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां से ये सवाल आपसे पूछा। ये देखो CSPL का नियम, ठीक है ना, ये CSPL आपसे पूछा, लेकिन रेंज इस बार अच्छी बढ़ाई थी। तो ये जो सवाल है इनको मतलब आपको सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आप हाई स्टैंडर्ड की रेंज जो सीख जाए। लेकिन पहले दिन नहीं, आपको बिल्कुल कैलकुलेशन फ्रॉम लो टू हाई तक जाना है। पहले हो सकता है आप बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, लेकिन सभी नहीं जानते। जिनकी मैथ नहीं है वो तो नहीं जानते होंगे। तो ये जस्ट मैंने आपके सामने एक शेयर किया था कि कैसे आपको बेसिकली ये चीजें ध्यान में रखनी है और कैसे ये काम करना है। तो ये आपका बेसिकली मैंने मैथ के सिलेबस को जो शेयर किया था उसके आधार पर मैंने ये चीज आपको बता दी थी। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से इस बार पूछे गए। तो परमुटेशन को नॉर्मली ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि जो मैथ के सवाल नंबर सिस्टम से भी पूछे गए थे वो बेसिक मैथ के नहीं थे, वो हाई लेवल की मैथ के सवाल। यही सबसे बड़ी समस्या थी इस टॉपिक। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अगला हम बात करें, अगला पार्ट है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग के वो कौन कौन से टॉपिक है जिनसे सवाल आने की संभावना रहती है और उन्हें हमें बेसिक करने के लिए उन्हें तो हमें तैयार करना ही होगा, वो हमें एकदम से पता होना चाहिए। तो मैं रीजनिंग के आपको टॉपिक है वो बता देता हूं। जैसे रीजनिंग का सबसे पहला सवाल होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक बेसिक सवाल होता है सबसे पहले। अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में वैसे बहुत टॉपिक होते हैं, लेकिन सिंपल सवाल होता है सबसे पहले। अगर हम पढ़ेंगे तो रैंकिंग वाले पढ़ेंगे। रैंकिंग का मतलब होता है कि जो उसका लेफ्ट राइट होकर के दाया बाया होकर के उसका कितना ऊपर से 5 मार्क नीचे से छठा है, कितने स्थान पर आएगा, कितने टोटल स्टूडेंट थे, वो रैंकिंग में एक तरह से होते हैं इसमें। ठीक है, और ध्यान रखना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा उनको बताना ठीक है। हिंदी की टर्मिनोलॉजी में उस शब्द का अर्थ ही बहुत ज्यादा अलग टाइप का निकल जाता है, इसलिए। एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो अभी आप पढ़ रहे थे वो रीजनिंग का सवाल मैंने जो आपको अभी बताया था, वो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। कि भाई आप सभी जानते हैं कि मैं ए को यदि मैं सी बोलता हूं, ठीक है ना, बी को यदि मैं डी बोलता हूं, ई को यदि मैं मतलब सी को यदि मैं ई बोलता हूं, तो इस आधार पर मुझे बताइए ELEPHANT का क्या कोड होगा। ये है बस, ऐसे पूछा उसने, ऐसे देता है आपसे कि एलिफेंट है, इसका क्या कोड होगा। इस तरीके सवाल है ये आपसे पूछे जाते हैं। तो उनको भी ये कोडिंग और डिकोडिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसका सवाल इसके यूपीएससी ने इस बार भी 3-4 सवाल पूछे और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इतना आसान नहीं, छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, तीसरा अगर मैं बात करूं यूपीएससी आजकल ज्यादा पूछने लग रही है, वो है आपका कैलेंडर। कैलेंडर के सवाल तो आपको आते ही हर बार, कैलेंडर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के साथ एक टॉपिक और है आपका क्लॉक, यानी घड़ी। घड़ी के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो सिंपल, पहले तो बहुत बेसिक सवाल आ रहे थे कि अगर घड़ी में मान लो 9:15 हो रही है और इसी घड़ी को यदि हम दर्पण पे देखते हैं तो कितना बजे दिखाई देगा हमें, कोई बता पाएगा इसको? आप लोगों में जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल पहले बिल्कुल बेसिक से सीखा जाएगा। यदि किसी वॉच में आप चाहे तो इसको अपने घर पे यूज करके देख सकते हो। जैसे अब अगर आप घड़ी में टाइम देखो, जैसे अभी घड़ी में टाइम हो रहा है आपका 10:10, तो इसका मतलब सुई कैसे होगी आप सभी जानते हैं, ऐसे होगी, ठीक है ना, ऐसे होगी ना सुई 10:10 पे। तो 10:10 हो रही है। अब इसी घड़ी को यानी कि जो दीवार घड़ी होती है जिसमें सुई होती है, उसी सुई वाली घड़ी को यदि हम शीशे में देखें, मिरर में देखें, तो कितना रिफ्लेक्ट करेगी। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों में डायरेक्टली क्या करना है, 11:59 से आपको इसको घटाना है, 11:60 से इसको घटा दो। 11 यानी कि 11:60 का मतलब 12 बजे, तो उससे अगर आपको घटाएंगे तो मिनट वाली स्विच हो जाएगी 45 पे और इस वाली हो जाएगी 2। अगर ध्यान रखना, अगर आप घड़ी में 9:15 देख रहे हो तो उस घड़ी को मिरर में देखने पर 2:45 पे सिंबल दिखेगा, सिंबल दोनों घड़ी, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर इसकी मैं बात करूं, इसको 11:60 से घटा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितनी, इसकी 1:50 बजते हुए इसमें दिखाई। बिल्कुल तरीके होते हैं, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं।
1160 यानी कि 12 से उसको घटाते हैं हम हमेशा। तो इसलिए ये चीज आपको थोड़ा सा देखते हो, ये तो चीजें सिखाई जाएंगी, पर घड़ी के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि घड़ी में 4:20 हो रही है ना, तो इस समय मिनट की और सुई और घंटे की सुई कितने का कौन बनाएंगे, मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कौन बनेगा, ये सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस पूछती है, आप और एग्जाम देंगे यूपीएफओ की, बेसिक मैथ जहां पर आएगी अच्छे से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग अच्छे से आती है वहां पर ये सवाल रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक है आपका क्यूब, घन और घनाभ, क्यूबिक, है ना। एक तो क्यूब और क्यूबिड होता है जिसे घन घनाभ बोलते हैं हम। इसके सवाल रीजनिंग में बहुत आते हैं, तो बेसिक से हम इनको अच्छे से, बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे करते हैं, तो ताकि आप इनको समझ, बेसिक से पहले सीखना है। देखो इस बार लेवल ज्यादा हाई था, उस लेवल तक पहुंचने से पहले बेसिक, ऐसा नहीं कि पहली क्लास में आप बोलो कि नहीं पहली क्लास में मुझे तो हाई बनना है, हाई नहीं बना जाता। एक लेवल और एक स्टेज से आपको चढ़ना होगा, तभी आप उस लेवल पर कर पाएंगे। तो एक हो गया, 5 टॉपिक आपके समक्ष हो गए। छठा टॉपिक है वो मैं अगर बात करूं आपको, तो काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर मतलब ये कोई चित्र है, इसमें इस बार ही सवाल आया था, ये है, अब आपके सामने ये कर दिया, अब आपको ये मिला दिया, ये मिला दिया, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना? ऐसे इस बार सवाल दिया कि एक ये बना हुआ है, इसकी ये दोनों सीमा ऐसे मिला दी, उसमें एबीसीडी करके फिर एक वो बनाया, अब बताओ कितनी इसमें संभावना है, कितने इसमें वर्ग आयत बन जाएंगे। ऐसे सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीजें थोड़ा धीरे धीरे से आपको सीखने में मिलेगी, तभी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका काउंटिंग एंड फिगर के टॉपिक जो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। छठा टॉपिक हो गया। सातवां टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपसे, छह टॉपिक, सातवां टॉपिक काउंटर फिगर ही हो गया। एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, समय इसको बोलते हैं हम दिशा एवं दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, 25 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, उसके बाद बाएं चलता है, उसके बाद फिर दाएं चलता है, फिर बाएं चलता है, और अपनी मूल स्थिति से उसकी दिशा क्या है, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है। लेकिन इनको इतनी अच्छे से सीख लेंगे आप कि एक किसी भी सवाल आपसे पूछ जाए घुमा फिरा करके, आप इनको कभी भी गलत नहीं कर पाए, बिल्कुल जीरो से आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। ये हो गया। इसके अलावा एक होता है ब्लड रिलेशन। अगर मैं 8वां टॉपिक आपसे दूं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बोलते हैं जिसे हम, और इस बार यूपीएससी ने ब्लड रिलेशन भी इतनी आसानी से नहीं दी, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में आप जानते हैं कि वो उसका चाचा लगता है, चाचा के वो जिस उससे मिरर में देख करके एक लड़की बोलता है कि मेरे मामा की बहन की, मतलब बहन का मतलब पुत्र है, ऐसे करके घुमा करके इतना घुमाएंगे कि आपको, लेकिन उसमें आप एक बार थोड़ा सा लेसन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं सभी, को उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप जानते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपने उनको प्रैक्टिस करी। देखो सारे टॉपिक ना मैं सिखा देंगे हम आपको, लेकिन सिखाने के बाद यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना, 10 दिन भी याद नहीं रख पाओगे, या आप इनको कैलकुलेशन में नहीं ला पाओगे। तो इनको सीख पाना, सीख के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कर पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ब्लड रिलेशन आपके टॉपिक का पार्ट रहेगा, ब्लड। इसके अलावा नॉमिक टॉपिक है पजल। ये इस बार पजल नॉर्मली आपसे पूछी जाती है, पजल इनको बोलते हैं पहेली, ठीक है। एक टॉपिक आएगा आपका पजल के साथ साथ, एक टॉपिक होता है सीरीज, जिसे बोलते श्रेणी में बताया रहा था ना अभी आपको, तो श्रेणी वाला टॉपिक था जो आपको बताया जा रहा था, उस श्रेणी वाले टॉपिक थे जो आपसे पूछे जाते थे। यहां तक हो गए। इसके बाद एक सवाल अगर मैं बोलूं आपसे, डाइस बोलते हैं उसको, डाइस यानी घन के सवाल आते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा, लेकिन इस बार सवाल नहीं उठाए, पहले बहुत सवाल यहाँ से उठाए जाते थे इस टॉपिक से। और ये बहुत आसान टॉपिक होता है डाइस, जिसमें से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते थे कि भाई जैसे ये होता था पहले, ये होता था कि जैसे ये है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता था कि एक घन है, उसके विपरीत आपको बताना है कि ये अंक 2 आ रहा है, तो विपरीत अंक कितना आएगा, जैसे ऐसे होता था, ठीक है। ये तो आपने क्यूब बना ही दिया, है ना। अब इससे पूछा जाता था कि यहाँ अंक 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इसी प्रकार दूसरा आएगा आपके पास, ठीक है ना, या मान लो या 3 है, 1 है, 0 है, तो पूछ लेगा कि 0 के विपरीत कौन सा है। ये आएंगे आपके डायस से सवाल, ठीक है। तो डायस से सवाल आएंगे वो यहाँ से आएंगे आपके, और ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे।
अभी थोड़ा कम किया, लेकिन पढ़ना हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि और जगह हो सकता है इस बार दोबारा यूपीएससी इनको आधार बना ले, तो अगर ऐसे सवाल भी पूछे जाए, कई बार क्या टप के चक्कर में ऐसा नहीं कि हमें टप पे ही काम करना है, वहाँ टप से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें जो सवाल हो जाए उसी को करके काम खत्म करना है। एक सिलोजियम बोलते हैं हम इनको, सिलोजियम का मतलब कुछ, मतलब वो होते हैं ना आपको कि कुछ कुछ पुस्तकें हिंदी की है, हिंदी की पुस्तकें ब्लैक है, मतलब वो नहीं होते, तो वो वाले चूहे वाले मतलब क्वेश्चन आते हैं, कुछ के वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वो सवाल सब सिलोजियम वाले होते हैं। इनसे बहुत पहले 5-6 सवाल इनके आते थे, तो इनको हम करके आसानी से पास कर जाते थे। 2023 में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे नहीं गए सिलोजियम वाले से, इसकी वजह से हमें दिक्कत आ गई। ये टॉपिक हमारे बहुत आसान लगता था और हम इसको आसानी से कर सकते थे इस टॉपिक को। इसके अलावा कुछ सवाल है वो आपको जैसे नॉर्मली आता है आपको सवाल डायग्राम से, तो वेन एंड डायग्राम वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार उसमें नहीं पूछे गए थे। लेकिन टॉपिक रीजनिंग का है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली बार इसको पूछ ले, तो इसलिए सवाल तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 13 टॉपिक ये हो गए, इनको हम करेंगे। अगर और टॉपिक, अगर हम और एक आध टॉपिक हो सकता है कुछ याद आ जाए, एक होता है डाटा सफिशियंटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डाटा इनसफिशियंसी बोलते हैं, डाटा सफिशियंटी बोलते हैं, कि वो इस बारे क्वेश्चन में बताऊंगा कि इनको करने के लिए एक कथन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। जैसे अभी आप देखो, 1 मिनट, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। जैसे अगर मैं पेपर खोला ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पेपर खोल रहा था आपका, इसमें मैं डाटा इनसफिशियंसी सफिशियंसी वाले जो सवाल बोलते हैं वो ये थे, ये थे, ये जो सवाल है ना, ये आपके 57 नंबर का सवाल कि ये सब डाटा सफिशियंसी से, ये आपका 58 नंबर का सवाल, ये आपका 56 नंबर का सवाल, ये आपके 59 नंबर का, ये सब डाटा सफिशियंट बोलते हैं, डाटा इनसफिशियंट वाले बोलते हैं कि डाटा की पर्याप्तता। तो डेटा सफिशियंटी, डेटा पर्याप्तता वाले जो सवाल होते हैं वो ये है, कम से कम 5 लेके चलती है यूपीएससी। यदि आप इस टॉपिक को सीख गए, कम से कम 5 टॉपिक, 5 सवाल है वो आपसे पूछ जाते हैं, मतलब 5। इस बार थोड़ा इनको टफ कर दिया, पिछली बार थोड़ा इजी था, लेकिन डाटा सफिशियंसी वाले सवालों की यदि आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। देख लो 5 सवाल तो इसी पेपर में से थे। देखो इसमें किया जाता है कि आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के बाद दो कथन दिए जाते हैं और बोलता है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक पर्याप्त है। आप कथन एक के स्टेटमेंट को देख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, या कथन 2 से दे सकते हो, या दोनों को मिला के दे सकते हो, या दोनों से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। यही आपके इसका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल देते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो डाटा इनसफिशियंसी, डाटा सफिशियंसी वाला जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, कितने ही टफ आ जाओ इसमें से 5 क्वेश्चन करना आपके लिए ज्यादा टफ वाली बात नहीं होगी, इसलिए हमें इन टॉपिकों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये डाटा सफिशियंसी वाला टॉपिक है, इस आजकल बहुत मोस्ट टॉपिक चल रहा है ये, जिससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। कम से कम 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और सी सेट में आप सोच सकते हो कि 5 सवालों का क्या महत्व है। ठीक है ना, 5 सवाल और ज्यादा मेहनत वाले नहीं। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है? ठीक है ना, इनको बोलते हैं डेटा सफिशिएंट, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये टॉपिक हो गया आपका 14वां नंबर। और इसके बाद एक टॉपिक और देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की मैं बात करूं, स्टेटमेंट अजम्पशन का मतलब है आपको बैक दिया जाएगा, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाएंगे। जैसे वही मैं जो अभी आपको बताता था कि यदि आपको कुछ पुस्तकें, मतलब ये कह सकते हैं सभी हाथी अगर चूहे हैं, कुछ चूहे यदि सर्प है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे, वो क्वेश्चन यहीं से होते हैं आपके स्टेटमेंट वाले। तो उन सवालों को आपको करने के लिए बड़ा ज्यादा टफ वाला टॉपिक नहीं है। अगर इस बार रीजनिंग में इसको टॉपिक को मिस किया था यूपीएससी ने, और यही बहुत इजी टॉपिक होता है, इसको आप चाहे तो इसको आराम से सी सेट को इसको पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इसके 5 सवाल है वो आपसे पूछे जाते थे, तो आपको तैयार करना है ये। तो दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत यदि आपने 15 टॉपिक पढ़ लिए तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ, ये एग्जाम देखो, एसएससी में तो यही टॉपिक एसएससी में होते हैं, ठीक है ना, यही टॉपिक बैंक में होते हैं, लेकिन वहां लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो उतने लेवल हमको यहाँ भी इस बार वही लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक से आपको तैयार करना मेरे विचार से, और फिर आपको हाई लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज आपको ये देखनी है। तो ये थे आपके मैथ और रीजनिंग के टॉपिक।
अगला पार्ट है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का यूपीएससी ने सिलेबस कोई बोला नहीं है। कंप्रीहेंशन में यूपीएससी एक बात बोला है कि भाई जो आपको कंप्रीहेंशन दिए जाएंगे उनके बेसिक आंसर है वो आपको देने हैं उस गद्यास को, उस पैसेज को पढ़ करके, पैसेज रीडिंग के लिए, है ना। पैसेज रीडिंग करके आप उसका, आपको है वो आंसर देना है। तो पैसेज रीडिंग करके आपको उसका आंसर है वो देना है, तो कंप्रीहेंशन पार्ट। अब बात यह है कि देखो, सबसे पहले यदि आपको पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर पढ़ने की हमारी रणनीति होनी चाहिए कि इसको कैसे, इसकी रणनीति अगर हम देखें कि रणनीति सीजीआईटी कैसे पढ़े, तो सीजीआईटी की रणनीति में सबसे पहले मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैथ के टॉपिक घूम फिरा के रीजनिंग में आपकी काफी हेल्प करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं आपको एक एग्जांपल, अगर आप एज सवाल में भूल गए सर, रीजनिंग में एक टॉपिक आपका एज भी है, रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक है वो आपका एज भी है, तो उस टॉपिक को यदि आपको ध्यान में रखना है, एज एक एज वाला टॉपिक है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब एज वाले सवालों को कल का या हल करने के लिए आपको एवरेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। औसत को नहीं जानोगे, प्रतिशत को नहीं जानोगे, तो आप इन सवालों को नहीं कर। इसलिए हमेशा पहले थोड़ा मैथ्स के टॉपिक है उनको हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके आगे उस टॉपिक को पढ़ने में। इसलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। अब बेसिकली हमारी रणनीति है कि सबसे पहले कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, उनको ध्यान में रख करके हमारी तैयारी का हिस्सा बनाएंगे। जैसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले यदि नंबर सिस्टम से पढ़ना है, पहला टॉपिक होगा आपका नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो नंबर क्या है, संख्याएं क्या है, ठीक है ना। संख्या क्या है, संख्या में सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पहले बेसिक से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन की, कुछ कैलकुलेशन अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के अंतर्गत आपको दो चीज पहले पढ़ना। एक तो जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स, जैसे हिंदी में बहुत बोलते हैं, हिंदी में पहाड़ है बोलते हैं, पहाड़ है, तो मल्टीपल्स आपको देखो, एक थोड़ा बेसिक बेसिक आपको जोड़, बेसिक आपको भाग, ये सभी जानते होंगे, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, गुना और भाग, ठीक है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता होती है सभी, लेकिन इनको कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना कई बार हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए पहला काम, मैथ पढ़ने से पहले काम आपको ये करना है, कम से कम सभी लोग 20 तक का मल्टीपल्स तो जानते होंगे, आपको 20 तक का मल्टीपल्स पता होना चाहिए, पहाड़े पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं वर्ग। इसी प्रकार 1 से लेकर के कम से कम 10 तक का आपको क्यूब पता होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है खुद ही एक संख्या को अपने से ही दोबारा गुना करना, यानी कि जैसे एक संख्या है 2, इसका वर्ग 2 इंटू 2 बराबर 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 का वर्ग क्या होगा, 3 इंटू 3 बराबर 9। क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से 3 बार गुना करना, सेम संख्या को, तो इसका मतलब होता है जैसे सेम संख्या ए है तो ए का क्यूब, यानी कि ए इंटू ए बराबर क्या हो गया, ए का क्यूब, अर्थात 2 इंटू 2 बराबर कितना होगा, ए। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पहले पता होना चाहिए, पहला काम। और ये कोई टफ वाली बात नहीं है, ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ पता होने के लिए, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको पता रहेंगी तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर आपकी टाइम कंजप्शन बहुत होगा, आपका सवाल क्वेश्चन का कंजप्शन बहुत होगा, और वो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इनको एक बार याद कीजिए, आप एक बार फिर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इनको ज्यादा टफ नहीं है, आपको इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है इनको सॉल्व करने के लिए। अब मैं बेसिकली आपको ज्यादा नहीं, बेसिकली मैं आपको सभी जानते हैं, 1 से लेकर के यदि मैं 20 तक के स्क्वायर की बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1, पहले मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लिख रहा हूँ सिंपल सा, इसको मतलब ऐसा नहीं जिसको आता है वो ज्यादा ऐसा नहीं बोले क्या सर 0 से लेके चले गए, लेकिन यहाँ हम उन कैंडिडेट को ध्यान में रखेंगे जिनकी बिल्कुल भी मैथ नहीं, जिन्होंने मैथ 10वीं में पास किए ना तो बड़ी मुश्किल से पास हुए। 1 का 1 होता है आप सभी जानते हैं, 2 का 4, 3 का 9, अभी देखना मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, आगे आपको पता लग जाएगा। 5 का 4 का देख लो पहले, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का कितना होगा 121, 12 का कितना होगा आपको 144, 13 का कितना होगा आपका 169, 14 का कितना होगा 196, 15 का कितना होगा 225। देखो ये बहुत जगह काम आएंगे, आपको बहुत जगह काम आएंगे, आपकी स्पीड को बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उनको।
16 का आप सभी बता दो, 16 कितना होगा, 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। और 20 का कितना होगा, 400। इनको स्क्वायर मानो, ये क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां तक तो आपने कर ली, ये क्यों, अब मैं इनको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी एक ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 120 तक इनको कर सकते हो। याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखनी है ये 20 तक। ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक तो सभी याद रख लो, इसको तो कम से कम 20 तक तो याद कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद यदि आपको सॉल्व करना है, अगर मैं आपसे भी बोल दूं बताओ मुझे कि 108 का क्या होगा, 108 का स्क्वायर होगा। अब इसको गुणा करने लगेंगे तो आपका 2 मिनट 3 मिनट चल जाएगी यदि आपको पता नहीं है। कौन बता सकता है, कितनी फास्टली बता सकता है 108 का क्या, मैसेज करो तुरंत। मैं देख रहा हूं आपके उस पर मैसेज पे कितना जल्दी बता सकता है कोई। 108 का स्क्वायर बताइए इमीडिएटली। देखो कोई मैथ में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बताना 108 का बताइए। तो कुछ ट्रिक्स आज हमको आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा, मुझे लगता है किसी को हो नहीं पा रहा इतना सा। देखो आवाज आ रही है आप सभी को। ऐसा नहीं है कि हमारा भी कोई कैलकुलेशन से चीजें पूछ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैथ में एसएससी वाले स्टूडेंट बहुत सारे आप में से होंगे नहीं होंगे। एसएससी में मैथ में 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय होता है। अब आप सोचिए कि आदमी 200 क्वेश्चनों को 2 घंटे में कैसे अटेंड कर सकता है। ठीक है ना। 120 क्वेश्चन आते थे पहले। ठीक है ना। उनको 120 क्वेश्चनों को 2 घंटे में अटेंड कर पाना इतना आसान नहीं था। कैसे आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करके पा रहे हो, 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बड़ा टफ था। ठीक है ना। तो उनके पास कैलकुलेशन की बहुत तेज स्पीड होती थी। तो सबसे पहले मैं आज सिंपल सा आप बता रहा हूँ, ये तो याद कर लोगे ना सब, ये वाला। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी सर, आ रही है। क्या हुआ, कैसे नहीं बोल पा रहे हो? देखो यार, किसी को कोई शर्म नहीं करनी है कि यार इतना सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि हम नहीं बता रहे हैं। देखो अब सबसे पहले ये 20 तक तो आप जान ही लेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा 2 3 चीजें बताता हूँ, उनकी प्रैक्टिस आप कर लेना ताकि आपको काम हो। मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको 81 से लेकर के और 100 तक के फॉर्मेट में अगर आपको स्क्वायर करना है तो उसमें यूज करेंगे। 81 के स्क्वायर से लेकर के 100 तक का स्क्वायर करना है तो इस तरीके को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, जैसे कोई संख्या है, मान लो आपने ले ली 99, ले ली ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये ध्यान रखना 99 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, एक, एक कम है ना, उसका स्क्वायर कर दो। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, अभी हमने पढ़ा था। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। लेकिन ध्यान रखना ये संख्या हमेशा 2 अंकों में लिखनी है। तो एक तो खुद है ही है, अगर कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अगर 2 अंक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दिया आपने, 0 1। अब क्या करना है कि ये 100 से जितनी कम है उतना 99 में से घटा देंगे। तो एक घटा देंगे 99 में से कितना बचेगा, 98। तो अगर आपसे कोई बोले कि 99 का स्क्वायर कितना है तो ये आपका 99 का स्क्वायर होगा। आपको कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। यही तो अपन कैसे करने बैठेंगे, ऐसे करने बैठेंगे 9 एकम 9 81 ये करके, और इतना टाइम लग जाएगा कि आप कभी पहुंच नहीं पाओगे सॉल्यूशन। तो ये एक फॉर्मेट। जैसे मैं दोबारा एक एग्जांपल दूं, मान लो जैसे मैंने ले लिया आपसे कि संख्या है मान लो 93। अब आपको 93 का स्क्वायर करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो 93 100 से कितना कम है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49। ये 7 कम है, ठीक है ना, 100 से। तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49। अब एक संख्या 2 बार 2 अंकों में होनी चाहिए, 2 अंकों में हो चुकी है, 4 और 9 तो 2 अंकों में होती है। इसके बाद जितनी कम है उससे डायरेक्टली इसको घटा दो। तो 93 में से 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 86। तो पूरा स्क्वायर कितना होगा आपका, 8649। आप गुना करके देख लीजिए, 93 इंटू 93 आपका यही आएगा, 93 इंटू 93। तो आप देखोगे तो आपका 8649 आएगा। इसी प्रकार में और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे आप संख्या दे दी, मान लो 91 का स्क्वायर मुझे पूछना है, निकाल के बताइए एक दो। 91 कैसे निकालोगे, 91 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 9। तो 9 का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर को लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, कितना होगा, 81। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 9 का स्क्वायर लिख दिया। संख्या मुझे 2 ही अंकों में लिखनी है दोस्तों, संख्या मुझे 2 ही अंकों में लिखनी है। तो मैंने क्या किया, 9 का स्क्वायर किया, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, 9। तो 9 का स्क्वायर किया, ठीक है ना।
और 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर लिख करके उसको 2 अंकों में लिख देना है। उसके बाद जितनी ये खुद 100 से कम है उतना घटा देंगे, तो 91 में से -9 कर दूंगा, तो कितना बचेगा 82। तो पूरा हो गया आपका 82। बस इसके बाद 82 पे आने देना। इस तरीके से आप आसानी से, इस प्रकार यदि आपको कैलकुलेशन की कहीं जरूरत पड़ी तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जो मेथड बता रहा हूं मैं 81 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर के लिए यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 से जितना कम है उस तक। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने ले लिया, मैं मान लो अब आपको समक्ष आगे एक संख्या कितनी 83, ये आपको 83 का करना है, ठीक है। अब 83 100 से कितनी कम है, 17 कम है, सही बात है नहीं है, इसलिए 17 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 17 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको 20 तक के स्क्वायर या 20 तक के वर्ग पता होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अभी मैंने बताया था कि 17 तक का स्क्वायर, मैंने अभी बताया था आपको कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। कितना होता है 289। तो मैं क्या करूंगा, या 289 लिख दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक नियम ध्यान रखना इसमें, नियम यह कहता है कि आपकी संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। तो मैं 289 को क्या लिख दूंगा, मैं 89 लिख दूंगा, 2 आपको क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मात्रा, 2 आपकी मात्रा हो गई, ठीक है। इसके बाद 83 में से 17 घटा देंगे। 83 में से यदि मैं 17 घटा दूंगा कितना बचेगा, 83 में से 17 घटाने के बाद कितना होता है 64। 64 बस 64 बचता नहीं बचता, लेकिन मेरी जो मात्रा बच रही है इस मात्रा को मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया 66, इसलिए आगे कितना होगा 66। पहला काम करना है कि ये संख्या 100 से कितनी कम है। मान लो 2 का अंतर है 100 में, इसमें तो 2 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली। 4 कम है 4 का स्क्वायर कर देंगे, 5 कम है 10 कम है 15 कम है, जो भी जितना भी कम है उसका एक स्क्वायर करके उसको 2 अंकों में हम लिखेंगे। यदि वो संख्या 2 से कम अंकों की है तो 0 लगा के लिखेंगे, यदि वो संख्या 2 से ज्यादा अंकों की है तो हम मात्रा लिखेंगे, उसकी एक मात्रा जोड़ के रखेंगे। जैसे फिर और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं मान लो 87 का स्क्वायर करना है मुझे। 87 कर लिया नहीं किया, 87 का करना है आपको। 87 सबसे पहला काम क्या करना है, 87 कितना कम है। तो 87 कितना कम है 13 कम। तो पहला काम किया कि मैंने 13 का स्क्वायर किया। 13 का स्क्वायर अभी आपसे बताइए कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। कितना हो रहा है 169। तो 13 का स्क्वायर कितना किया 169, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 169 को मुझे 2 अंकों में ही लिखना है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा डायरेक्टली 69 लिखूंगा, ठीक है ना। और एक क्या हो गई मेरी मात्रा हो गई जिसे मुझे बाद में ऐड, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है कि 13 में अंतर कितना है। 13 से इसको पहला तो जितना अंतर है उसको स्क्वायर करो और फिर जितना अंतर है उसको संख्या से घटाओ। अब घटा दिया मैंने तो 87 में से 13 गया 74। कितना बचा 74। लेकिन एक मेरा एडिंग बच रही मात्रा बच रही, इसको यहाँ ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो गया आपका 75 69। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे पहले। हेलो, एक एक करके बताइए, जितने भी लोग जुड़े हुए प्लीज कर पाओगे इस तरीके से सवाल, मतलब कैलकुलेशन कर पाओगे आप। हाँ जी सर, कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ तो जी सर। 81 से लेकर के 100 तक की कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आई, 100 तक की कैलकुलेशन कर सकते हो स्क्वायर। हाँ ओके थैंक यू, ठीक है ना, आप कर सकते हो। अब आपको ये फंडा आज देखो ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आप किसी 10-5 बार 2-5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इसको भूल जाओगे। ध्यान रखना, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 2-5 बार आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसको भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस तुरंत करनी है। आप चाहे तो आज जाके प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेटर से इसकी गणना देख लेना मैंने सही की है गलत की, ठीक है। वो चीज आपको अच्छे से देखना। अगला हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। जैसे मैं और एग्जांपल आपको दूं, 81 से लेकर 100 तक आप कर दोगे। अब अगला मैं, अब आपसे मैं बोलूं कि 100 से लेकर के 100 से लेकर के अगर 120 तक का आपको स्क्वायर करना है, सिंपल सा। अगर मैं बोलूं आपसे 100 से लेकर के 120 तक का आपको स्क्वायर करना है, यानी कि मान लो 100 से लेकर के कोई भी संख्या का, तो इनका अगर स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। मान लो कोई संख्या आपकी, मान लो 113 इंटू 113 गुणा करनी पड़ गई, करिए इसका गुणा कितना देर में कर दोगे, है ना। तो ये इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे कि हम सॉल्व करवाएंगे अगर आपको सवाल, तो मैं तुरंत 113 का फटाक दिन से गुना करके आपके सामने रख दूंगा। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ, इसलिए आपको आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मैथ की चीजें ना यही आपकी चीजों में बहुत वैल्यू एडिशन करेगी। आप बोलते हैं सर मेरे से क्वेश्चन अटेंड नहीं होता, टाइम बहुत कंजप्शन करता है, बिकॉज आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है। यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा रहेगी तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे मुझे इसको करना है, ध्यान रखना, वहां संख्या 100 से कम थी इसलिए वहां घटाते थे, यहां संख्या 100 से ज्यादा है इसलिए जोड़ेंगे। अब देखो 113 का मुझे करना है, तो 113 में 100 में इस कितने का अंतर है, 13 का, तो 13 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। संख्या मुझे क्या लेनी है, 2 अंकों की ही लेनी, ठीक है। तो बचा कितना मेरे पास, 1। अब ध्यान रखना, ये 100 और 13 वहां घटाते थे ना अंतर को, यहां वो अंतर जोड़ेंगे, तो 100 और अंतर कितने का, 13, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी, 113। एक आपका बच रहा है तो कितनी हो जाएगी, 114, तो पूरा कितना हो जाएगा, 114 69। समझ, है तो वहीं जैसी कंडीशन, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ जोड़ते हैं वहां घटाते हैं, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, अभी मैं आपको बताता 108 का, यदि 108 का स्क्वायर करना है, 100 से कितनी ज्यादा है, 8, 8 8 का स्क्वायर बताओ, 64 ठीक है, लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब 8 इसमें और जोड़ दो, क्योंकि देखो संख्या 2 अंकों में ही लिखनी है, 2 से कम में नहीं लिखनी। अगर यार 2 से कम है तो हम 0 लगा देंगे, 2 से ज्यादा है तो एक मात्रा के रूप में यूज कर लेंगे उसको। तो अब इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 72 नहीं 108 में यदि मैं 8 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 1116, ठीक है। 16। यस सर। कितना होगा ये आपका स्क्वायर, अब आप चाहे कैलकुलेटर में देख लो इसको, 108 को 108 से गुना कर लेंगे तो यही आपका टॉपिक का वो है ना। तो बेसिकली आपको बिल्कुल चीज समझना है। एक एग्जांपल में मान लो 104 का करना है, बिल्कुल ठीक है ना। कितना कम है फटाफट बताइए, कितना ज्यादा है, 4, अंतर कितने का है, 4 का, 4 का लिखा जाएगा 16, 16 है ना, 4 और जोड़ दें संख्या में, पूरी में, इस पूरी संख्या में 4 और जोड़ देंगे। वहां क्या करते हैं, 100 से नीचे हम घटा देते हैं, यहाँ क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है, 100 से ऊपर। तो इस तरीके से आप आसानी से 100 से लेकर के 120 तक का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। यदि मान लो आपसे किसी ने बोला कि 119 इंटू 119 करेंगे, बताइए इमीडिएटली कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 19 का कितने का अंतर है, 19 का, 19 का कितना लिखेंगे, 361, सेट। 3 को नहीं लिखेंगे, इसको किस में करेंगे, मात्रा में यूज करेंगे, क्योंकि संख्या हमें 2 अंकों की ही लिखनी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कितना किया, 361 को मैंने लिखा 61, मात्रा बची आपके 3, अब 19 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 119 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 38, 138 और एक आपका बचा हुआ है, कितना हो जाएगा, 139 141 यस। 141, तो कितना लिखूंगा, 140, चेक करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा होगा मेरा अंदाज से, मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए एक बार प्लीज चेक कर लेना कैलकुलेटर में, 119 इंटू 119, सही है, ठीक है। यस तो सर। इस तरीके से अब आप मुझे बताइए कि क्या आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने देखो 40 तक की कैलकुलेशन आपको बता दी, 80 से 100 और 100 से 120, तो 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगे, प्रैक्टिस के बाद मुश्किल से 10 सेकंड लगे। यहां तक कोई दिक्कत, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को और को, देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जाए। यहां तक का रूल आप समझ में आ गए। अब मैं आपको एक रूल समझाता हूँ, एक और बता देता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास, क्योंकि आप सी सेट को ये नहीं कि पूरा ज्यादा टाइम भी दे रहा है आपको, दिन में 1 से 1.5 घंटे आपको सी सेट का टाइम दे रहा है। तो देखो अगला मैं अगर मैं रूल बताऊं, ये रूल चलेगा आपका, देखो ये नियम देखो एक बार लिख लेना है, एक बार 50 से 70 के बीच में, ठीक है, 50 से 70 के बीच में ये नियम चलेगा, 50 से 70 का स्क्वायर वर्ग का नियम क्या चलेगा, कि सबसे पहले अगर मान लो सबसे पहला काम करना है कि वह संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, वहां हम किसको लेते थे, 100 को लेते थे, यहां किसको लेंगे हम, 50 को, ठीक है, 50 से कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने एक संख्या ले ली, मान लो 53, लिए नहीं ली, 53 ले ली, 53 50 से कितनी ज्यादा है, पहला स्टेज करनी है मुझे 3 ज्यादा, 3 तो जितनी ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, जितना अंतर है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जितना अंतर है उसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 का स्क्वायर कर दूंगा कितने होगा, 3 का स्क्वायर 3 बराबर 9। संख्या हमेशा 2 अंकों में ही रहनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको 3 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि 50 से ज्यादा है इसलिए, अगर 50 से ज्यादा, जैसे उसमें 100 से ज्यादा थी तो उसमें ऐड करते थे ना, इसी प्रकार इसमें 50 से ज्यादा ऐड कर देंगे, तो 53 और 3 कितना हो गया, 56 56। लेकिन ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट 56 नहीं लिखना है, इसका हाफ करना है,
करके देखो एक बार, सही है नहीं है। वहां हम हाफ नहीं करते थे क्योंकि संख्या 100 थी, या 50 है इसलिए उसका हाफ करते, 50 है इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। अच्छा मैडम, आपको आवाज शायद कैसे, आप अपने जो आपने जब ज्वाइन किया होगा, जिसको आवाज नहीं आ रही इससे मैं बोल रहा हूँ, जब आपने ज्वाइन किया होगा तो यहाँ ऑडियो का एक रिमार्क आता है, शायद आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया होगा सही से। तो एक बार आप एक काम कर सकते हो, इसको इससे आप लीव कीजिए, दोबारा ऐड कीजिए और ऑडियो के रिमार्क पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑडियो पे क्लिक करना है, तभी आपको आवाज आ पाएगी। जब तक आप अपने ऑडियो को चालू नहीं करोगे तब तक हमारी आवाज आप तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो देखो इसी कैलकुलेशन करना कितना है, 53 इंटू 53, 53 इंटू 53, एक्चुअली में सही है 2809। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, इसी प्रकार मैं एक संख्या दो चार और ले लूं, जैसे आपको ले ली मैंने 57। ठीक है, 57 कितनी ज्यादा है, 7। 7 का स्क्वायर डायरेक्टली 49। ठीक है, Yes, sir. ऐड कर दूंगा मैं 57 में 7। 57 और 7 कितने होते हैं, 64. 64 का आधा। 32. यहाँ हाफ करना है क्योंकि यहाँ 50। ठीक है, Yes, sir. यहाँ एक स्टेज बढ़ गई, बस हमें हाफ करना है, वहाँ हाफ नहीं करना होगा। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ 63 का स्क्वायर निकालना है आपको, मान लो 63 का, 63 का आपको स्क्वायर निकालना। ठीक है, 63 कितनी ज्यादा है 50 से, 13. देखो मैं स्टेज बता देता हूँ। पहले स्टेज करना है कि ये 50 से कितनी ज्यादा है, लिख देते हो, नीचे आप लिख सकते हो 50 से कितनी ज्यादा है। तो मान लो कितनी ज्यादा है आपके 50 से, 13. 13। 13 का स्क्वायर करो, 169. 169। 169। ठीक है ना, 169। 2 अंक लिखने हैं हमें, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कितना लिखा, 2 अंक। अब हासिल बची आपकी 1, ये याद रखना है आपको, याद रखना है, भूलना नहीं। अब इसको ऐड कर देंगे, तो 63 और 13 कितना हो गए, 76। ठीक है ना, 63 और 13 कितना होगा, 76। ये चीज याद रखें। अब इसको आधा कर देंगे, 76। ध्यान रखना ये जोड़ना नहीं है, तो सबसे लास्ट में जोड़ना है, पहले आधा कर लेना। 76 का आधा कितना होता है, 30। और अब एक आपका ये बच गया, कितना होता है, 39। 9. देख के देखे कि यही आ रहा है। एक बार कोई ध्यान रखना, कोई बार मेथड गलत लग जाता है, एक बार चेक करते रहना बीच में। एक्चुअली में जैसे 63 इंटू 63 सही है, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा। एक और मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 66। मुझे 66 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो 66 का स्क्वायर करते समय कितना ज्यादा है, 16। 16 का स्क्वायर किया 256। 256 कितना लिखूंगा, 256। इसको मैं जोड़ दूंगा, कितना होगा, 82। 82 को मैंने आधा किया, 41। दो जोड़ दिया, ये दो हासिल बच थी आपकी, तो कितना होगा, 43। 43। चेक कीजिए इसका, सही है। ठीक है। इस तरीके से आप 50 से लेकर के 70 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी तरीके। ये मेथड आपको पता लग गया, समझ गए, कर सकते हो। जी सर। चलो बिना मोबाइल के आपसे एक पूछ रहा हूं मैं डायरेक्टली, चलो मुझे बताओ 69 का स्क्वायर कितना होगा, लेकिन प्लीज बताना बिना मोबाइल के, कोई कैलकुलेटर नहीं लगाना है, इसी मेथड से यूज करके बताना है कितना होगा। देखो आपको ऐसे प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे इस तरीके को, इसको भूल जाओगे 2 बार में। बताइए बताइए 361। हैं? 361। कितना होगा टोटल, बताओ स्क्वायर करके डायरेक्ट। कोई ना, शुरू में टाइम लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे। देखो मैं करके बताता हूँ, 50 से कितनी ज्यादा है, 19। 19 का स्क्वायर किया 361। 361 में से हमें 61 लेना है, 3 को छोड़ देना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। ये कोई भी नहीं, आपने जोड़ने में कोई ना कोई गलती करिए। पहली बात तो आप देखो कि हमें कितना करना है, पहले आप देखो अंतर कितने का है, 19 का। 361 में से हमें 61 लेना है, इसलिए आपको 61 आ गया, 3 को आपको हासिल में रख देना है। 47 सर। 47। 69 को इससे ऐड करेंगे पहले, और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 69 प्लस 19 कितना होता है, ये होता है क्या, 47। इसका 2 करेंगे, कितना होगा, 44।
इसमें 3 हासिल जोड़ेंगे 47 47 अब बताओ जिसको समझ में नहीं आता है प्लीज अभी तक पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें ये तरीका आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? देखो जिसको डाउट है वो एक बार जरूर पूछे। नहीं सर, नहीं डाउट है, ये सब पहले से भी आता है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सर। जीएस में 1 में प्रॉब्लम होता है। अरे भाई आप अभी हम सीएस की करा रहे हैं, आपको सीएस का भी करवाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना अभी आप हमेशा वो कहते नहीं कि एक नजरिए से मत देखो, आप मल्टीपल नजरिए से देखो। जो चीज हो सकता है, ये चीज मुझे बहुत सिंपल लग रही है लेकिन आपको लग रही जरूर नहीं जी कि अगले को भी बिल्कुल। सिंपल लगे, ठीक है? ये चीज याद रखना हमेशा। अगला आपको मैं बोलूं एक, अब यहाँ तक सीखे, मैं लास्ट स्टेज और बता रहा हूँ आपको, 30 से लेकर के 50 तक, ठीक है ना? 30 से 50 तक अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है ना? तो बेसिकली 30 से 50 वर्ग करने की अगर मैं स्क्वायर बताऊं आपको, सबसे पहला काम करना है आपको अंतर निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है ना? फिर अंतर का स्क्वायर करना है, अंतर का वर्ग करना है, फिर 2 अंकों में संख्या रखनी है, ठीक है, हमेशा संख्या 2 अंकों में, और फिर जैसे अंतर का स्क्वायर करना है 2 अंकों में रखना है, और फिर अंतर को घटाना है, और फिर संख्या में 2 का भाग देना है। जो घटाने के बाद संख्या बचेगी उसमें 2 का भाग देना है, तब जाकर के आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, जैसे मुझे निकालनी है 47 का, 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 50 से कितना अंतर है, कितना अंतर है, अंतर निकालो पहले 3 का, स्क्वायर निकालो 9, ठीक है ना? संख्या मुझे 2 अंकों में लगनी है 0 9, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंतर था, संख्या 2 अंकों में रखनी थी 0 9। तो इस तरीके से 47, अब जितना अंतर है उसको घटाओ, घटा दिया मैंने, कितना बचा 44, 44 को 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, 2 दिया, कितना बचा 22, बस। तो 2209 आपका ये। यहाँ 50 से कम है इसलिए यहाँ घटाएंगे, वहां 50 से ज्यादा थी इसलिए जोड़ते थे, ठीक है? एक संख्या हो गई। फिर इसी प्रकार जी से मैं आपको सर। एक एग्जांपल दूं, 48 का। 48 कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना 4, 2 अंकों में लिख देंगे 0 4। इसके बाद अगला, अगला आपका एक कितना कम है, 2 कम है, 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 46, 46 को 2 से भाग देंगे 23, डायरेक्ट लिख देंगे 23 प्लीज जिनको आता है वो अपना म्यूट रखे, जिनको नहीं आता उनको पूछने दे, उनको सीखने दे। ऐसा जी नहीं है कि बिल्कुल। कोई चीज आप पे आती है तो सभी पे ही आती हो, ठीक है? इसलिए प्लीज इस बात की मर्यादा रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये बताइए जिनको नहीं आता था पहले, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, जिनको आता है उनसे तो क्या पूछे, उनको तो आता ही था, लेकिन जिनको नहीं आता उन्हीं से पूछ रहा है कि क्या आपको अब इसको करने में, इस प्रकार के सवालों करने में कोई दिक्कत है? मतलब कैलकुलेशन, जस्ट एक कैलकुलेशन है। अभी तो हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे, नंबर सीखेंगे, रिमाइंडर सीखेंगे, सब चीजें। ये जस्ट एक कैलकुलेशन जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना? इसी प्रकार से मान लो मैं गया 39 पे, तो मुझे 39 का स्क्वायर करना है, ठीक है? तो 39 का स्क्वायर किया तो 50 से कितना कम है, ये 50 से 11 कम है, इसलिए 11 का स्क्वायर किया 121, मुझे 21 लिखना है, 1 को नहीं लिखना है। फिर जितना कम है उसको घटा देंगे, तो 39 को 11 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 28, 28 में 2 का भाग दे देंगे, कितना बचा है 14, एक हासिल 15, कितना हो जाएगा 1521। तो इस तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिनको नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज आज आप 1 से लेकर के 20 तक तो वैसे ही सीख जाएंगे। आज का आपका स्क्वायर कहाँ तक सीख जाएंगे, आज आपने स्क्वायर सीखा 1 से 20 तक का तो हमने बता दिया, इसके अलावा 30 से लेकर के 70 तक का, और 80 से लेकर के आपका 120 तक का, यानी कि लगभग 40 संख्या ये, 40 संख्या ये, और 20 संख्या ये, लगभग 100 संख्याओं के आप स्क्वायर है वो सीख जाओ। बचे आपके 20 से लेकर के 30 तक का, और 70 से लेकर के 80 तक का, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेज आगे जाना पड़ेगा, तो एक साथ ज्यादा हेक्टिव हो जाएंगे, इसलिए इसको यहीं एंड अप करते हैं। तो देखो इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई कहना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है? सर क्लासेस कब से शुरू होंगी? यार क्लासेज हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ लोग, क्योंकि देखो अगले महीने से इसलिए कि हमारी कुछ, एक तो कुछ लोग हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, सेटअप हमारा होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ये है कि अगले महीने से कुछ लोग ईपीएफओ या कुछ लोग और जगह से खोलेंगे, तो उसके लिए, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम अगले महीने में 5 तारीख के समथिंग जुलाई से रेगुलरली क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना?
लेकिन एक समस्या सभी लोग बोलते हैं, एक समस्या कल हमने परसों 2-4 दिन पहले हमने यूट्यूब पे टेलीग्राम पे देखी। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आप इसको मतलब अदरवाइज फीस को लेकर के लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। फीस को लेकर के आप ही जब मेरे साथ जुड़े हुए 10-12 लोग, मैं जस्ट आपसे ही बोलता हूँ और आप एक समझदार हो, जस्ट मुझे बताइए। देखो फीस की बात यहाँ पर नहीं है, बात यहाँ पर है सीरियसनेस। पिछली बार हमने आपको बताया सी सेट का हमने अच्छे से करवाया था, मतलब पूरे पीवाई क्यू सॉल्व करवाए थे, आपको पता हो तो पूरे पीवाई क्यू हमने 2013 से लेकर के और 2022 तक के पीवाई क्यू आपको सॉल्व, इसके अलावा बहुत सारी चीजें करवाई, लेकिन आप ही के मित्रों ने उसको सीरियस नहीं, है ना। ये चीज मैं आपको एक चीज गारंटी दे रहा हूँ, जो भी आप साथ जुड़े हो ध्यान रखना, जो चीज हम बता रहे हैं इसी चीज को लोग 15,000 में ले लेंगे, लेते ही और ले लेंगे। आपको मैं 50 एग्जाम्पल मैं जानता हूँ उनको, इसी चीज को 15,000 में लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो बड़ी ब्रांड चीज है। लेकिन जिस कैलकुलेशन में इतना इंश्योर आपको दिला देता हूँ कि जो ये टॉपिक है, इन टॉपिकों से यूपीएससी चाहे तो कैट के सवाल पूछ लो, चाहे जी एडवांस के सवाल पूछ लेना। जो टॉपिक आज आपको मूल्यांकन करके बताए थे, जो टॉपिक आज आपको एक्सप्लेन करके बताए, उन टॉपिकों से जितने भी टफ सवाल यूपीएससी पे बन सकते हैं और जितने भी टफ सवाल किसी एग्जामिनर से बन सकते हैं, हर टफ सवाल का आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, ये गारंटी। लेकिन आप एक छोटी सी चीज को लेकर के कि नहीं सर फीस क्यों ले रहे हो, कोई कहता है अरे आप बताओ 8 महीने में कोई आपसे 1,000 या 1,500 रुपये ले रहा है, आप 1 महीने का 2 महीने का रिचार्ज में 800 रुपये खर्च कर देते हो, तो कोई किसी की प्रॉपर्टी तो लूटने में लगा नहीं है इतने में, ठीक है ना। और 1,000 रुपये लेकर के, वो देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर लेक्चर में ले पाऊँ, ये मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है। मैं खुद भी अपनी मेहनत करूंगा, तो हर लेक्चर मेरे लिए लेना पॉसिबल नहीं है, वैसा ही बताऊँ। मेरा यह है कि आपको एक सेटअप करना, आपका कोई लाइव सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, उसमें मैं आपके साथ जुड़ करके आपकी समस्या का मदद, लेकिन मैं जिसके साथ मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अगर 50 भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पे, मान लो जो एक्टिव है, और क्योंकि मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि इस बार 50 बहुत सारे लोग सुसाइड की वजह से फैल गए, तो हम, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी का था तो मुझे सारी चीजें पता थी इसकी कैलकुलेशन में, और मेरे साथ ही एसएससी के, तो प्लीज इसलिए क्योंकि 8 महीने में आपकी हमारे इंकरेजमेंट के लिए, आपकी कंटिन्यूटी के लिए हमने फीस रखी, और फीस कोई बड़ी आपको नहीं रखेंगे, फीस इतनी रखेंगे जो आप अफोर्ड कर सके, कोई आपको ज्यादा ऐसा नहीं कोई चीज ऐसी बेचनी पड़े, तो इसलिए ठीक है। अब आप इसमें क्या कहोगे बताओ, मतलब मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, मैं आपके सामने लाइव, ठीक है, लाइव हुए आपको, जैसे आप हमारे साथ 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं जस्ट एक पूछा था। तो जो लोग इस तरीके की चीजें लेते हैं, देखो जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो कभी इन छोटी चीजों को नहीं देखे, जिसको जो करना है वो कभी 1,000-500 रुपए की फीस के लिए इस तरीके की चीजें नहीं करेगा, आप सभी जानते हो ये बात को। अब देखो 8 महीने आपके अंतर्गत, देखो हम लगभग 2024 की प्री तक के चलाएंगे, आप लगा लो आज से कम 8 या 10 महीने होंगे, जुलाई से कैलकुलेट कर लो आप, कम से कम ज्यादा ही है, 10 या 11-12 महीने हैं, ठीक है ना। इस 11-12 महीने के अंतर्गत, मतलब 10 महीने के अंतर्गत आप 8 महीने का एवरेज रख लो, 10 महीने के अंतर्गत, इसमें यदि आपको कोई 500 कंप्रिहेंशन करवाए, इसमें आपको सारी मैथ, सारी रीजनिंग, उनके पीवाईक्यू, और उनके साथ साथ आपके हर डाउट को ध्यान रखना, इसमें डाउट सेशन है, क्लास तो हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, लेकिन डाउट के लिए लाइव क्लास रखेंगे। लाइव क्लास में क्या होगा कि सैटरडे या संडे, जैसे मान लो 5 दिन आपकी क्लास लगी, और 5 दिन की इन क्लास में आपने मान लिया कोई डाउट हुआ, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप अपने वो क्वेश्चन हमें जो ग्रुप हम बनाएंगे उसमें शेयर कर दीजिए, सैटरडे या संडे को उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन के साथ आपके लाइव जुड़ेंगे, ताकि आपके वो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसमें हम कई हमारे जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे अच्छे हाई लेवल तक जाने के लिए उनकी सहायता भी लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार कोई कमी ना रहे, और पूरा फुल फ्लैश इसमें आपको, देखो ये क्वेश्चन है बेसिक, आपको एक नोट्स कोशिश करेंगे वो आपको थोड़ा हेल्प करे, तो वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन के 500 पैसेज आप समझ सकते हो, इनको सोल्व करने के लिए इनकी हम तो करेंगे, लेकिन आप चीजें ये देखो कि इनके लिए पीछे जो मेहनत है, देखो एक बात, आप कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जो मेहनत को इनकरेज करे, ठीक है ना, मेहनत को इनकरेज करने के लिए, तो इसीलिए प्लीज, कई लोगों का वो था कि नहीं सर फ्री में करवा दे, मैं रेडी हूँ, अगर कोई पढ़ने के लिए तैयार हो सीरियस, तो मैं रेडी हूँ, चलो उसको मैं फ्री में करवाऊंगा, मैंने करवाई है, आपको बहुत सारी चीज और करवाऊंगा मैं फ्री में, मुझे कोई फीस से इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि आपके 10-15 हज़ार 500 से कोई अमीर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, और उस उद्देश्य के लिए नहीं, लेकिन यह है कि कुछ लोग हैं जो हमें पढ़ा सके मेरे साथ, जो जुड़ सके उसके लिए, और दूसरी बात इसमें हमारी ओर से कंटिन्यूटी रहे, नहीं तो कई बार ये सोचते हैं चलो चल रहा है आज लेक्चर ठीक है, नहीं तो कल लगा देंगे, कल नहीं तो परसों, तो वो चीजें हो जाती है, और इसमें किसी के साथ धोखा भी हो जाता है, कई चीजें हो जाती है इसलिए, लेकिन एक सीरियसनेस रहती है, तो उसमें एक बाइंडिंग आ जाती है, आपकी ओर से भी बाइंडिंग आ जाए कि नहीं मैंने यार 1,000 रुपये दिए, नहीं नहीं मेरे घर वाले 1,000 रुपये बहुत मेहनत से कमाते हैं, मुझे उसकी वैल्यू करनी, तो इसी प्रकार से आपकी ओर से हमारे, इसलिए इसकी एक सिंपल सी फीस है वो रखेंगे,
सिंपल सी, ज्यादा आपको लार्ज है फीस नहीं रखेंगे। मेरा तो सजेशन हमारी टीम के लिए था कि इसकी फीस बेसिकली 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज, हम तो 15 से ज्यादा, मेरा सजेशन तो ये है। बाकी यार देखो और भी लोग हैं इसमें, उनका सजेशन है, लेकिन 15 से। आप बताइए, आप जो 4-5 लोग 10 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताइए कि क्या लगता है? सर ठीक है, फीस की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर ठीक है, देखो अच्छा है। यार, काफी अब आप मुझे ज्यादा बताइए 1500 रुपये में इतनी चीज, है ना, और एकदम रेगुलरिटी के साथ, एकदम मतलब जो आपको रियलिटी है उसके साथ। ऐसा नहीं है कोई हम कोई प्रोफेशनल तरीका से आपका सिलेबस हो गया भगा दिया है उसको, ठीक है ना, चलो इसका खत्म हो गया इसको हटा दो, ऐसा नहीं। आप पूरा इसमें पूरा ऑल ओवर, यार आप बताओ, अगर मैं इसको मान लो 10 महीने चलाऊं तो 150 रुपये में कोई मतलब क्या गरीब हो जाएगा? आप बताओ। इतनी मजबूरी तो जो एंड्रॉइड फोन रखता है, जिसने हमारे साथ जुड़ा होगा, कम से कम वो उसके पास पर मंथ 150 रुपये की कोई गरीबी नहीं, ठीक है ना। ये बताओ 150 रुपये, और यदि किसी के पास, मैं मानता हूँ 150 रुपये की भी गरीबी है, तो प्लीज वो पर्सनल उस नंबर पे मैसेज कर, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यकारी कर देंगे किसी की, लेकिन मिसयूज बहुत करते हैं कुछ लोग। जैसे अभी मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, हमने आंसर राइटिंग का बैच चलाया। हमारा ये था कि चलो कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, इनको हम थोड़ा कम कर दें या बिल्कुल ही कम कर दें, या मतलब नहीं भी ले, लेकिन वो लोग जिस तरीके के लॉजिक लगा के बातें बोलते हैं उनसे हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ठीक है ना। भाई आप जिस तरीके की चीजें, तो वो चीज आपकी होनी चाहिए। तो फीस नॉर्मली, चाहे टीम कुछ डिस्कशन करे, मैं आपकी फीस है तो ज्यादा हम नहीं रखेंगे इसमें, है ना। हमारा टारगेट है कि 15 से ही आपकी फीस है, वो इसमें हम कोशिश करेंगे रखने, 15 से 1500 ओनली, ठीक है ना। 1500 ओनली मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं उनको डिस्कशन कर लूंगा जो भी लोग हैं, लेकिन सर 1500 से ज्यादा हम नहीं रखेंगे इसमें फीस। लेकिन इससे 50 ज्यादा कम पे वो लोग सहमत नहीं होंगे, अदरवाइज। सर क्या बताऊं? यस बोलिए। सर 1500 रुपये तो कम है सर, एटलीस्ट। नहीं यार कम है यार, नहीं है, कुछ लोग हो सकता है, लेकिन अब रहने दीजिए। लोगों को 15 से कम लगेंगे, आपके लोगों को 15 से ज्यादा लगेंगे, मत लगेंगे। नहीं नहीं सर, मतलब अगर इतने आप मतलब कंटिन्यूटी बना के लाइव आ रहे हो, तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं है सर। पैसे तो हम उतना पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर 2000 तक रहे तो फिर मतलब एक सम्मानजनक रहेगा कि हाँ, हमें भी मतलब लगेगा नहीं, हाँ, ठीक दे रहे हैं। तो और चलो फिर यार, आपका वैसे ना सजेशन है, वैसे मैं कंसीडर करूंगा, और हमारे और दोस्त भी है, उनसे पूछिए और बताइए प्लीज। सर वैसे लोग ये मतलब जुड़ पाएंगे जो सीरियस है, हाँ मतलब ये जिनको थोड़ा इसमें इसीलिए करना इसको है। सीरियसनेस वाले को, ऐसे देखो नहीं यार कि इसमें सर हम कंटेंट बहुत प्रोवाइड करवाएंगे। कि तो आप और 1000 प्लीज, रुपए और दे लोग दिया। प्लीज, और हमारे साथी और प्लीज, अदर इसका आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अमरेंद्र। ठीक है, अगला बता, जतिन बताइए। जतिन, जतिन तो शायद हमारे साथ जुड़ा है पहले। हेलो यस मैडम। सर, नमस्ते। यस मैम, नमस्ते। सर वैसे 1500 रुपये ठीक है, यस। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ अब थोड़ा सा उसीलिए मैंने ये रखा। देखो आप, ठीक है, 15 से ठीक है यार, मतलब छोड़ो यार, 500 रुपये नहीं लेंगे ज्यादा किसी से, है ना। तो ओवरऑल 1500 ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है, देखो मैं ये मानता हूँ, उसको ये चीज लेकर चलता हूँ कि जैसे किसी के लिए, मैं इसलिए मानता हूँ, अगर जेन्युइन कैंडिडेट होगा ना, वो 15 से पे दिक्कत खड़ी नहीं, ठीक है ना। और जो इस पे एक्सक्यूज मारेगा, उसको ना तो हमें लेने का इंटरेस्ट है, ना उसको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो इतना सीरियस ले नहीं पाएगा। इसलिए 1500 ही हम इसकी फाइनल करते हैं। इसका पैटर्न, सारी चीजें आपको डिटेल शेयर कर देंगे। एडमिशन हम जल्दी ही इसका चालू करेंगे, और एडमिशन लेकर के हम रेगुलरली आपके साथ बीच में जोड़ेंगे। लेकिन इसको मैं आप बेसिकली आपको समझाता हूँ पैटर्न क्या रहेगा। 5 डे आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, हम लेंथी क्लास नहीं रखेंगे, बिकॉज क्योंकि आपको अदर पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना, 40 मिनट यदि आप क्लास में दोगे तो 40 मिनट आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्लास की लेंथ रखेंगे 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चाहे छोटी क्लास रखेंगे 40, और इसको 5 डे वीक में रखेंगे क्लासों को। और उसके बाद 6 सैटरडे या संडे को आपके हो सकता है 5 डाउट हो, आप सॉल्व करें तो कोई और डाउट आपको मिले, तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाए, है ना। और उनमें क्या होगा, उनमें हम लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि डाउट तो लाइव ही होंगे। जैसे मान लो कोई कारण नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं रही, कोई घटना घटन नहीं हुई तब तक, तो सैटरडे संडे जरूर आपके लाइव डिस्कशन। नहीं हुआ तो बीच में भी डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन लाइव में क्या करना है, जैसे आपको 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे 10 क्वेश्चन डाउट निकले, लेकिन ध्यान रखना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि आप, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं अब तो हमने फीस दिया है, अब तो मैं निकालता हूँ क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन निकालने की तो कहीं से निकाला, हम भी कह रहे तो है कि मैं इसमें आपको सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो चीज आपके लिए जरूरत है वो क्वेश्चन आप लेके आएंगे, आपको सॉल्व किए जाएंगे। पहली बात तो हम टाइम टू टाइम कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैं लिख के भेजूँ कोई क्वेश्चन सोल्यूशन करके, वो आप लोगों के समझ में नहीं आए, तो उसको समझ करने के लिए हम आपको अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली अच्छी तरीके से उसका लाइव करेंगे आपके साथ, जब तक आप ये बोले कि नहीं यस मेरे समझ में आ गया। लेकिन प्लीज इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि बेसिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हम बताते जा रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे,
तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के सजेशन से, मतलब इनका भी बात सही थी 2000 की, आपकी 1500 की बात सही थी 2015 की, लेकिन मैं सारे ओपिनियन और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारे साथ कई बेचारे ऐसे लोग जुड़े रहते हैं दूर दराज के, जिनके पास 1500 रुपये करना भी बहुत टेढ़ी की हो जाती है, उन्हीं को भी ध्यान में रखेंगे हम। इसलिए ऑल ओवर हम कोशिश करेंगे 1500 से फीस ही रखेंगे आपके साथ। आपके सजेशन के बाद ये डिसाइड हुआ, और इसमें जितने टॉपिक आपके साथ डिसाइड हुए आज, वो टॉपिक हम पूरे करवाएंगे। PYQ है वो पूरे करवाएंगे। हाँ सर यस आपसे एक गुजारिश है सर, यस। कि मैथ्स का नंबर सिस्टम बस आप करा देना। नहीं, ज्यादातर टॉपिक तो मैं ही करा, नंबर सिस्टम मैं करा दूंगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी कराए, यदि आप जब तक उस चीज से समझ नहीं पाए, अगर मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज आप बोले, क्योंकि आपको समझाना हमारा काम है। अगर मान लो मेरी कोई टीम का मेंबर आपको समझा रहा है, अगर हो सकता है कुछ सवालों को आप नहीं समझ पाए, उनको लिखिए लैब में, हम आकर के या कोई हमारा आकर के आपको समझाना, आपको समझाना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। क्योंकि कोशिश तो ये रहेगी कि शुरू में तो नंबर सिस्टम वगैरह चलेंगे, सितंबर तक की क्लासों में ये रहेगा कि सितंबर तक की जो क्लास रहेंगी, हालांकि हमने रिकॉर्ड कर रखी कुछ क्लास है, लेकिन सितंबर तक की क्लासों में हो सकता है मेरा थोड़ा बंक रहे, है ना, टीम का ज्यादा रेपो रहे, लेकिन मैं भी आपके साथ रहूंगा सितंबर तक, क्योंकि मुझे मेंस देने के बाद टोटली मैं आपकी इस क्लास पर रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करूंगा नंबर सिस्टम है उसको मैं रखे, लेकिन जो भी आपको पढ़ाएंगे ये गारंटी है मेरी, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी। अगर समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको सर अपनी ओर से मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बिना सर मेहनत से आपके नहीं होगा। सर आपके होने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसा लगता नहीं, है कि हम नहीं तो आप रहेंगे यार आपके साथ, मैं तो पहुंच गए। जुड़ूंगा यार डेली के, एक दो दिन में डेली, और लाइव में मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है ना। तो हर जी चीज में सर, हम थैंक आपके यू साथ सर। जुड़ेंगे। तो प्लीज आपके दोस्त है, कोई भी जानकार है जिसको लगता है जेन्युइन जानकार, जो लगता है कि है, उसके साथ इन बातों को शेयर कीजिए, और आप जरूर इनको शेयर करें, हम जरूर आपकी सारी डिटेल है जल्दी आपको शेयर करके बता देंगे। इसकी एडिशन हम जल्दी ले लेंगे ताकि हमारा सिस्टम डेवलप हो जाए, हमें भी पता लग जाए कितने लोग हैं, हम अपना टाइम टेबल सारी चीजें सेट करें, और टारगेट रहेगा हमारा 5 जुलाई से इसको रेगुलर वे में लाया जाए, क्योंकि EPFO की एग्जाम है। EPFO में मैथ के 20 सवाल आते हैं, अगली बार जो EPFO दोगे उनकी मेरी गारंटी, वो कर देंगे 20 सवालों को। इस बार देखो इस 20-30 दिनों में नहीं हो पाएंगे, 15-20 दिन है, लेकिन अगली बार जो EPFO के लिए ध्यान रखना, ये पूरी तरह हेल्पफुल करेगा, इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे। UPSC CCA, PCS CSET, EPFO, और मैं ये कह रहा हूँ कोई अगर अगर कोई आदमी जो स्टेट PCS में अगर कोई एग्जाम देता है, मान लो कोई स्टेट PCS में, स्टेट में जैसे कोई राजस्थान पटवारी, राजस्थान में RS, कहीं भी, हर एग्जाम के लिए ये बेसिक मैथ आपके लिए एक हथियार के रूप में काम करेगा, और इसको बहुत आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी अच्छा है, 10 मंथ टाइम है, और 10 मंथ की 1500 से ज्यादा कोई फीस हम नहीं रख रहे। लेकिन ध्यान रखना, 1500 से हमने बोल दिया, लेकिन ये 1500 के साथ मैं एक कंडीशन और ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों का बैलेंसिंग आंसर देना है। एक तो मैडम ने बोला था और एक सर ने बोला, आपने भी बोला किसी ने, तो दोनों को बैलेंस करते रहेंगे कि 100 से ज्यादा एडमिशन होते हैं, हम फीस की रेंज बढ़ाएंगे, इसको 17 से 50 कर दें, ठीक है ना। तो दोनों चीजें रह जाएंगी, 15 से भी रह जाएगा, 17 से 50 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें करेंगे। अगर आपको कुछ और भी चीज करनी है आप खुले हो, और जब भी हम आपके टाइम रहेगा आपके साथ जरूर जुड़ेंगे प्लीज, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि आप ज्यादा लोगों से जुड़े रहते हो। और देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट, मैं भी तो आपकी तरह कोचिंग मतलब पार्ट था, स्टूडेंट पार्ट, है ना, तो हमारे मन में रहता है कि यार नहीं, उस कोचिंग में ये चीजें वो ऐसे करती है तो कैलकुलेशन चलती है, लेकिन जब हमारा कोई दोस्त बता देता है हाँ यार ये ठीक है, तो हम उसी में जाते हैं, तो वो जो माउथ पब्लिसिटी है वो आपकी वजह से हो पाएगी। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, और 5 तारीख से करेंगे, पैटर्न, टाइम टेबल, फीस, सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अदर चीजें आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि CSET को इसलिए आधार बना रहे हैं, इस बार इसने बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कतें खड़ी की है इसलिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी चीजें आपको शेयर कर दी जाएगी, और आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके सारे फीडबैक को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखना जब इस चीज को डालेंगे तो 10-20-50 लोग, क्योंकि देखो आपने शायद पढ़ी होगी टेक्स की या साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ते हैं, 10-5 लोग को उल्टे होते ही हैं, तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे 10 आदमी भी सीरियस हो गए वो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू सून। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय सर। बाय। हेलो।